हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी। हम लोगों की तैयारी यहाँ पर चल रही है। एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपको मैं रोड सेफ्टी के सारे जो है चैप्टर आपको करवा चुकी हूँ, साथ ही ईवीएस सारा आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। और आपका जो भी पेडागोजी का पोर्शन है उसकी मैराथन के लिए मैंने आपको बोला था, तो आज इसी सीरीज के अंदर मैराथन सेशन 1 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर आपको जो है पूरी जो चैप्टर 1 है, यूनिट 1 आप इसको बोल सकते हो, जिसके अंदर आपको सोशलाइजेशन से लेकर के आपके डोमेन से लेकर के डेवलपमेंटल टास्क से लेकर के ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, एवरीथिंग जो भी चीजें होती हैं उनके प्लस आपके क्वेश्चन आंसर्स को आज जो है डील करेगी। तो मैंने अपनी तरफ से आपके साथ जो पूरी जस्टिस करने की कोशिश करी है। अब आप लोगों का बनता है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और फटाफट से अपनी तैयारी में लग जाइए। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया है, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, जिन्होंने अभी तक पेडागोजी को टच नहीं किया या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको पढ़ा है तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, आपको सारे यहाँ पर चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाइलिंगुअल चीजें आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है, तो वहां पर हो सकता है आपको प्लेलिस्ट के अंदर बाइलिंगुअल चीजें ना मिले, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीजें बाइलिंगुअल मिली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता को समझना है। इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, मैचुरेशन, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंटल टास्क चैलेंज के बारे में बात करेंगे, साथ ही यहाँ पर डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, जो भी आपके 4-5 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के विकास के, उनके बारे में बात करेंगे, सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, समाजीकरण के बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और आपको यहाँ पर अच्छे से इस पूरे सेशन को देखना है। थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो सकता है, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो आवाज के साथ जो ये साउंड का जो समस्या आ रही है इसको मैंने रिजोल्व काफी हद तक शायद कर दिया है। अगर फिर भी आता है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बिकॉज इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इसके ऊपर अच्छे से वर्क किया जाए। तो अभी फिलहाल इस चीज के साथ प्लीज एडजस्ट करना, अगर आ रही है तो। वैसे मुझे नहीं लगता इतनी आ रही होगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, मैचुरेशन के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ मतलब वृद्धि, मैचुरेशन को परिपक्वता बोला जाता है, और डेवलपमेंट आप सभी को पता है विकास बोला जाता है। सबसे पहले तो हम वृद्धि को ही देखेंगे कि आखिर वृद्धि क्या होती है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जब भी जैसे कोई बच्चा है वो छोटा है, छोटे से फिर वो थोड़ा और बड़ा होगा, उसकी हाइट बड़ी होगी, उसके हाथ पैर बड़े होंगे, उसके जो है सारी चीजें बड़ी होगी, फिर उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। तो ये जो फिजिकल चेंज बच्चे के अंदर आ रहा है, ये जो शारीरिक परिवर्तन बच्चे के अंदर आ रहा है, उसके जन्म से लेके और उसके एडोलेसेंस लेवल तक, जब तक उसका मैचुरेशन होता है तब तक ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो आपका उसका जो है इंक्रीज होता रहता है, उसके अंदर शारीरिक बदलाव आते रहते हैं। और यही जो शारीरिक बदलाव है वही क्या कहलाता है, वही आपका ग्रोथ कहलाता है। ये जो होती है क्वांटिटिव होती है, मात्रात्मक होती है, यानी कि इसको आप मेजर कर सकते हो। भाई किसी बच्चे का वेट है, पहले उसका वेट 5 किलो था, फिर थोड़े दिन बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसका 6 होगा, 7 किलो होगा, 8 किलो होगा। वो एक ऐसे अपना वेट को इंक्रीज करता जा रहा है। उसके साथ साथ उसकी जो हाइट है वो भी उसकी बढ़ती जा रही है। तो हम इन चीजों को मेजर कर सकते हैं। वहीं अगर इससे अलग बात करूं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होती है, मात्रात्मक होता है। हम आगे पढ़ेंगे उसको भी, उसको आप जो है एक तरीके से मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो आपका क्वालिटेटिव होता है। तो इनके बीच में बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ग्रोथ क्या होती है, आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब होता है आपकी जो भौतिक संरचना है, जो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चेंज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मात्रात्मक पहलू है ये, चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भौतिक संरचना, आपका जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज हो रहा है। बात करें अगर बच्चे के पैदा होने से, इन्फेंसी अगर स्टेज से यहाँ पर बात करी जाए, तो इन्फेंसी स्टेज के साथ साथ, जैसे इन्फेंसी स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है। भाई 0 से 2 साल का बच्चा होता है, मुश्किल से वो चलना ही सीख पाता है, तो वो बहुत छोटा होता है, उसकी हाइट भी कम होती है, उसका वेट भी यहाँ पर कम होता है। उसके बाद जब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज आती है तो ये आपकी जो इसके अंदर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है। फिर जब लेटर चाइल्डहुड की स्टेज आती है तो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है यहाँ पर। उसके बाद अडल्टहुड पे बच्चा आता है, और सॉरी एडोलेसेंस पे बच्चा आता है, देन बच्चे की हाइट और वो सारी चीजें और बढ़ती है। तो ये सभी किसका हिस्सा होता है, ये सभी चीजें आपकी ग्रोथ की पार्ट होते हैं, जो कि आपका क्वालिटेटिव होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये आपके डेवलपमेंट का, विकास का क्या होता है, एक प्राइमरी स्टेप होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो ग्रोथ है अगर वो हो रहा है, एक प्रॉपर ढंग से हो रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ अगर हो रहा है, जैसे होना चाहिए, अगर वैसे हो रहा है, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर किसी बच्चे का ग्रोथ उस उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, अगर बच्चा कोई अच्छे से मैच्योर नहीं हो पा रहा, पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर काफी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने ग्रोथ को समझना है कि ग्रोथ क्या होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर जिसके बारे में बात करनी, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ये एक मैराथन सेशन यहाँ पर आपकी होने वाली है। हर लोग ने कहा है कि किसी का भी चेंज अगर साइज में होता है, उसके प्रोपोर्शन में, उसके जो डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, यानी कि पुराने जो फीचर्स है, पुराने कुछ उसके अंदर गुण है उसका जाना और नए फीचर्स का आना, तो वो सारी चीजें किसमें काउंट होती है, वो सारी चीजें आपकी ग्रोथ के अंदर काउंट होती है। यानी कि आपके आकार में परिवर्तन हो रहा है, आपके अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, और जो पहले जो पुराने फीचर्स थे वो आपके गायब हो रहे हैं और नई नई चीजें आप अपने अंदर क्या कर रहे हो, एक्वायर करते जा रहे हो। आप जैसे जैसे स्टेजेस में बढ़ते जाते हैं तो आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ते हुए जाते हो और अपने जो नए फीचर्स है उनको आप यहाँ पर एक्वायर करते जाते हो। तो ये आपका ग्रोथ हो गया, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद पढ़ेंगे मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता, यानी कि अगर आप अच्छी तरीके से मैच्योर हैं, बोलते हैं ना ऐसे, आपने सुनने को कि मैच्योर नहीं है क्या, ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें हम सुनने को मिलता है कि अरे कैसी कैसी बातें कर रहा है ये, मैच्योर नहीं है क्या तू। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका एक प्रॉपर, आप एक मैच्योर हो चीजों को समझने के लिए। अगर आप एक स्टेज पे हो तो आप उस स्टेज के अकॉर्डिंग अगर मैच्योर है तो आप उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। अगर बात करें कंसेप्ट ऑफ मैच्योरेशन, तो ये किसने दिया था, ये एर्नोल्ड गैसल ने दिया था। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आपसे मैं भी पूछ ले कि मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एर्नोल्ड गैसल ने दिया था। मैच्योरेशन क्या होता है, वो वन ऑफ द 3 प्रोसेस होता है दैट इज प्ले अ सेंट्रल रोल इन द पर्सन्स डेवलपमेंट। आपको एक इक्वेशन यहाँ पर है जो जिसको समझना है कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन प्लस लर्निंग। ये चीज आपने अच्छे से ध्यान रखनी कि बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है, बच्चे का जो ऑल ओवर विकास है, जो उसका सर्वांगीण विकास है, वो अच्छे से तभी हो सकता है जब बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर रहा हो, बच्चे की अच्छे से वृद्धि हो रही हो। साथ ही अगर बच्चे का जो मैच्योरिटी है वो, यानी कि बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से परिपक्व हो रहा है, अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो फिर बच्चे की लर्निंग कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो सकती, फिर बच्चे की लर्निंग भी यहाँ पर क्या होगी, एनहांस होगी। और अगर बच्चा ग्रोथ कर रहा है, बच्चे का मैच्योरिटी अच्छा है, बच्चे का अगर लर्निंग हो रही है, तो फिर ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो कभी भी ऐसे ग्रोथ की तरह नहीं होता कि एक टाइम पे रुक गया। डेवलपमेंट तो आपका जब से आपने अपनी माँ के पेट में कंसीव हुए हो आप, तब से लेकर के और आपकी डेथ तक आपका जो डेवलपमेंट है वो पूरा पैटर्न आपका चलता रहता है। तो जो डेवलपमेंट है वो इन 3 चीजों पर यहाँ पर काफी जो है इफेक्ट पड़ता है कि आपकी ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन प्लस लर्निंग, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अगर आप किसी चीज के लिए, अगर आप मैच्योर हो किसी भी चीज को समझने में, तो आपको एक वो मैच्योरिटी, वो जो परिपक्वता है वो होनी चाहिए अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है। तो प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑलमोस्ट कब तक कंप्लीट हो जाती है, अब एक टाइम आता है जो मैच्योरेशन होता है, जो परिपक्वता होती है वो ऑलमोस्ट कब तक कंप्लीट हो जाती है, जब तक आप 25 साल के हो जाते हैं, यानी कि 25 ईयर्स की जो एज है तब तक आप अपने अच्छी तरीके से परिपक्व हो जाते हो किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। तो आपने ये चीज ध्यान रखना है कि परिपक्वता जो है वो आपकी मैक्सिमम 25 ईयर्स तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एंड इफ अ पर्सन इज मैच्योर्ड इनफ, अगर आप इनफ मैच्योर है किसी भी चीज को सीखने के लिए, तभी आप उस चीज को अच्छे से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। मान लो मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ, आपको मैं क्यों बता रही हूँ, ये सेशन आप मैं आपके लिए सामने क्यों लेकर के आई हूँ, बिकॉज आप इस टाइम पे पूरी तरीके से मैच्योर है इस चीज को समझने के लिए। अगर मैं ये सेशन लेकर के किसी 5th क्लास के बच्चे के सामने बैठ जाऊं, किसी 8th क्लास के बच्चे के सामने बैठ जाऊं, क्या उनको ये चीजें समझ में आएगी कि क्या होता है, ये चीजें चल क्या रही है, कौन है, ये सारी चीजें हो क्या रहा है, ये क्या टॉपिक क्या चल रहा है। क्योंकि वो अभी उस स्टेज के लिए, क्योंकि उनकी जो मैच्योरिटी है वो भी उस स्टेज की है, उनकी मैच्योरिटी अभी उतनी नहीं हुई है कि वो इन चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे का स्टेज चलता रहता है वैसे वैसे उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी वहां पर एनहांस होता रहता है। तो अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए मैच्योर इनफ हो तभी आप उस चीज को यहाँ पर सीख सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी मैच्योरिटी की, जो कि परिपक्वता है, ठीक है, जो कि आपकी हेरिडिटी पे बेस होती है, आपकी अनुवांशिकता पे बेस होती है। और अनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, जो भी ट्रेड्स, जो भी आपके जीन वगैरह है जो आपने अपने पेरेंट्स से एक्वायर किए हैं, जो आपके पिछली जनरेशन से आपके अंदर आए हैं, वो सारी चीजें आपकी हेरिडिटी, अनुवांशिकता होती है। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी बस हाइट बढ़ रही है तो आपका डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑल ओवर आपके साथ विकास हो रहा है, आपका चाहे
चाहे आपका दिमाग का लेवल हो, चाहे आपका किसी के साथ बात करने का विकास हो, चाहे फिर आप किसी का आपका जो मोरालिटी है, जो आपकी नैतिकता है उसका विकास हो, सारे डोमेन्स को यहाँ पर लेकर के चलता है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट तब से शुरू होता है जब माँ के पेट में एक बच्चा कंसीविंग की फॉर्म में आता है, जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जब माँ से ओवम और फादर से स्पर्म मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तब से लेकर के और जब तक उस बच्चे का पैदा होने के बाद जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है और उसका डेवलपमेंट जो है कभी नहीं रुकता है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, इसे ध्यान में रखने का। ग्रोथ जो है वो आपकी एक टाइम पे स्टॉप हो जाती है। जैसे हम लोग जो है भाई, हाइट क्या होती है, लड़कियों की हाइट मैक्सिमम 15-16 साल तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। लड़कों की हाइट मैक्सिमम 17-18 साल तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो वो उसकी ग्रोथ है, वो उसका डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ भी हो रही है, मैचुरेशन भी हो रहा है, और वो तब तक सीख रहा है जब तक वो सीख सकता है, जब तक वो इस दुनिया में है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है। और तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज वाइडर देन ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है भाई, हम ग्रोथ तो हमारा सीमित होता है, हम तो एक टाइम पर ग्रोथ होकर रुक जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो तो निरंतर चलता रहता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, वाइडर है। ठीक है, ये मैचुरेशन पे स्टॉप नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ डोमेन होते हैं, जैसे आपका शारीरिक डेवलपमेंट है, जैसे आपका सोशल डेवलपमेंट है, आपके दिमाग का डेवलपमेंट है, आपके इमोशंस का, संवेग का विकास है, यहाँ पर आपका जो नैतिकता है उसका विकास है, आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट है। बहुत सारे डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, लेकिन कुछ डोमेन्स के बारे में हम यहाँ पर अच्छे से बात करेंगे, जो कि आपका बेसिकली सिलेबस में पूछा जाता है। कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आपने करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो हरलोक ने कहा था कि डेवलपमेंट जो है, जो विकास है, वो लिमिट नहीं होता ग्रोथ तक। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो उसका डेवलपमेंट हो गया, नहीं, वो यहाँ तक लिमिट नहीं होता, बल्कि एक कॉम्बिनेशन होता है प्रोसेस का और रिजल्ट का। जो प्रक्रिया है और जो परिणाम है उसका क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स होता है उसका। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है, ये हरलोक मैडम ने दी है, तो ये ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट ब्रिंग फोर्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी नई नई विशेषताएं और एबिलिटीज जो है इंडिविजुअल में आती है, अगर बच्चे का विकास यहाँ पर अच्छे तरीके से हो रहा है तो ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम सा है कुछ, इसको देख लो कि जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, तो वो किससे होगा, ग्रोथ से। और ग्रोथ कैसा है आपका, ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, और इसका मतलब या तो आप साइज में बढ़ रहे हो, या फिर नंबर में, या फिर वेट में, कैसे भी करके ये आपकी जो भी चीजें मेजरेबल होती है, जिसको आप माप सकते हो, वो सारी चीजें ग्रोथ के अंदर काउंट होती है। वहीं अगर बात करें विकास के डेवलपमेंट की, तो ये आपका क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। क्या आप मेजर कर सकते हो कि भाई आपका जो है डेवलपमेंट है वो 1 किलो हो गया है, 2 किलो हो गया है, ऐसे कुछ मेजर कर सकते हो, इतने लीटर में है, या कुछ और, कुछ भी आपका जो दिमाग है, आपका जो कॉग्निटिव लेवल है वो इतना बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे हम नहीं मेजर कर सकते ना इस चीज को, तो ये क्वालिटेटिव होता है। जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपके दिमागी रूप का डेवलपमेंट, आपका सामाजिक विकास, आपका इमोशनल संवेगात्मक विकास, तो ये सारी चीजें आपकी होती है। जो डेवलपमेंट होता है वो आप कह सकते हो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, इस चीज को आपने लेकर के चलना है। कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे तो मैं आपके साथ सारी चीजें ऊपर कवर कर चुकी हूँ। ये स्टॉप कर जाता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो ग्रोथ है, जैसे आपका मैचुरेशन तक, यानी कि 25 ईयर्स तक मैक्सिमम ये स्टॉप कर जाता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक तथ्य है, ये इसको ठुकराया नहीं जा सकता है। ये क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ये नैरो टर्म होता है, और जबकि ये कैसा होता है, ये व्यापक होता है, वाइडर होता है, ये चलता ही रहता है। ये आपका सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है, आपका सिर्फ शारीरिक जो चेंज हो रहा है आपके अंदर, सिर्फ वही एस्पेक्ट है ये, बल्कि इसके अंदर जो है आपके सारे एस्पेक्ट काउंट होते हैं, फिजिकल भी काउंट होता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बोलते हैं। बल्कि सोशल भी होता है, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, लैंग्वेज का भी होता है, हर तरीके से होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। इसको मेजर भी किया जा सकता है, और इसको हम लोग सिर्फ असेस कर सकते हैं, इसका सिर्फ मूल्यांकन कर सकते हैं कि ठीक है इतना आपके अंदर डेवलपमेंट है, लेकिन हम इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते किलो वगैरह में, और ऐसे जैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं कि भाई आपकी हाइट इतनी हो गई है और आपका वेट जो है इतना किलो है, ऐसे हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। कुछ स्टेजेस होते हैं मानव विकास की, कुछ अवस्थाएं होती हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे प्री नेटल पीरियड होता है, ये जन्म पूर्व का काल होता है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है। ठीक है, अभी पैदा नहीं हुआ है, वो अभी पैदा नहीं हुआ, तो उसका प्री नेटल पीरियड बोला जाता है। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था बोली जाती है 0 से 2 वीक की, या फिर आप इसको
कई बार इन्फेंसी आपको 0 से 2 ईयर की भी, ये ना थोड़ा सा चेंज मिलता है, किसी किसी बुक में आपको कुछ कुछ लिखा मिलेगा। इन्फेंसी अगर आपको 0 से 2 ईयर अगर ऑप्शन में मिलती है तो आप उसको जरूर मार्क करना। इन्फेंसी को हम ऑल ओवर 0 से 2 ईयर लेकर के चलते हैं। यहाँ इसको मैंने थोड़े टुकड़ों में तोड़ दिया है कि जैसे कोई जो मेन बुक है उसके अंदर 0 से 2 वीक, और बेबीहुड अगर बाल्यावस्था की अगर बात करी जाए तो वो 2 वीक से 2 ईयर, जो कि आपकी इन्फेंसी के अंदर ही दोनों चीजें आती है, 0 से 2 ईयर्स। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की अगर बात करी जाए तो ये 2 से 6 साल की होती है, जिसको हम ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉय एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें खेलता ही तो है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल का बच्चा स्कूल भी जो है मुश्किल से जाता है, ठीक है, बस जाने ही लगता है स्कूल, अब आज का टाइम में तो चला जाता है। तो ये जो है टॉय एज है, खेलने की अवस्था है। इमिटेटिव एज होता है यहाँ पर, यानी कि नकल की एक अवस्था, इसको आप बोल सकते हो। क्वेश्चनिंग की स्टेज होती है, बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। प्री स्कूल आप इसको स्टेज बोल सकते हो, यानी कि स्कूल जाने से पहले की, और साथ ही इसको प्ले एज बोल सकते हो। चीजों को कनेक्ट करते हुए अगर चलोगे ना, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे क्वेश्चन ही करेंगे, छोटे बच्चे तो स्कूल अभी गए ही नहीं है, वो खेलेंगे ही तो सही, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बच्चे यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद में केंद्रित होते हैं, और किसी भी भाषा को सीखने का ये एक फास्टेस्ट पीरियड होता है, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो बड़ी तेजी से होता है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो उत्तर बाल्यावस्था है ये आपकी 6 से 12 साल की होती है, इसको हम गैंग एज बोलते हैं, स्कूल एज बोलते हैं इसको, बिकॉज बच्चा यहाँ पे स्कूल जाने लग चुका है, और साथ ही इसको ट्रबल सम एज भी बोला जाता है। तो ये 3 चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। उसके बाद अडोलेसेंस होता है, पूर्व किशोरावस्था, इसको प्री एडोलेसेंस स्टेज बोल सकते हो, ये 11 से 13 साल की होती है। अगर आपसे पूरा ऑल ओवर एडोलेसेंस स्टेज आपसे पूछा जाए तो फिर आप मार्क करेंगे 12 से 19 साल या फिर 18 साल, जो भी आपको वहां पे दिख जाए आप उसको वहां पर मार्क करेंगे। बट यहाँ पर आपको ये जो है स्टेजेस होती है एडोलेसेंस की, ठीक है। और ये स्टेजेस किसने दी थी, ये स्टेजेस दी थी स्टेनली हॉल ने। किसने दी थी, स्टेनली हॉल ने ये स्टेजेस दी थी। एडोलेसेंस जो टर्म है ये क्वाइंड भी स्टेनली हॉल ने ही किया था, आपको मैंने नीचे अच्छे से करके दिया है। तो जो प्री एडोलेसेंस है, पूर्व किशोरावस्था है, ये आपकी 11 से 13 साल की होती है, और जो मिडिल यानी कि जिसको आप एडोलेसेंस बोल सकते हो, ये 13 से 17 साल की, और लेटर एडोलेसेंस आपकी 17 से 19 साल की होती है। अगर आपको ऑल ओवर एडोलेसेंस से पूछा जाए तो फिर आप 11 या फिर 12 से आप इसको 17 या 18 मार्क कर सकते हो, 21 भी कई बार इसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अडल्टहुड है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 21 प्लस ईयर आपका फिर अडल्टहुड चला जाता है। रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग, विकास का सीखने के साथ क्या रिलेशन होता है। तो जो अर्ली डेवलपमेंट होता है भाई, बच्चे का पहले जो डेवलपमेंट हो गया वो बहुत ही क्रूशियल होता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यानी कि अगर बच्चा किसी स्टेज में है, अगर बच्चा मान लीजिए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था स्टेज में है बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड में है, और यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं अगर लो रह गया है, तो जब वो लेटर चाइल्डहुड के अंदर जाएगा तो क्या उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं, फिर उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो यही कहा गया है कि बच्चे का जो पहले के स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हो गया वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग यानी कि जो सीखना है वो विकास का एक हिस्सा होता है, या विकास जो है आपका काफी अभ्यास से, और क्या आता है, काफी आपके इफर्ट्स से आता है। जब आप उसमें काफी अपनी इफर्ट्स लगाते हो, अपने आप नहीं आता, आप उस चीजों को करके सीखते हो, तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे इन प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि जो डेवलपमेंट है वो कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। ये जाता है गोज फ्रॉम वोम टू टोम, यानी कि गर्भ से कब्र तक। वोम का मतलब होता है गर्भ, और टोम का मतलब कब्र तक। जब से आपने गर्भ में अपने कदम रखे हैं, जब से आप अपनी माँ के गर्भ में आए हो, तब से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द डे वन, एंड आप जब तक डेथ नहीं कर जाते हो तब तक आपका डेवलपमेंट यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। ये कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग हिज लाइफ फ्रॉम ए टाइनी सेल्स, यानी कि आप एक सिंगल सेल से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हो, एंड देन बाद में ये जो प्रक्रिया है आपकी पैदा होने के बाद भी आपकी डेथ तक सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती है। चीजों को खींचेंगे नहीं, फटाफट से करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है एक सामान्य पैटर्न, यानी कि एक निश्चित पैटर्न होता है चीजों को करने का। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्मिटी एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का आपको नीचे आएगा, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि भाई बच्चों में ना डिफरेंस हो सकते हैं, बच्चों में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन फॉलो ये सेम पैटर्न को ही करेंगे। कैसे करेंगे सेम पैटर्न को, भाई अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने जो है कोई बच्चा 1 साल का चलने लग जाता है और कोई बच्चा 2 साल का चलता है, कभी कभी बच्चे 2.5 साल के भी चलते हैं,
तो डिपेंड करता है, हो सकता है उनके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल जाए, लेकिन चलेंगे तो सही ना, ऐसा तो नहीं है ना कि चलेंगे ही नहीं, चलेंगे तो सही ना। तो एक निश्चित क्रम को ये फॉलो करते हैं कि भाई चलेंगे, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा पहले चले, कोई बच्चा बाद में चले, हो सकता है कोई बच्चा जो है 1.5 साल का बोलने लग गए, हो सकता है कोई बच्चा 4 का भी ना बोले, ठीक है। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे जिन्होंने 3.5-4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया है। तो यहाँ पर चीजें आपको यूनिफॉर्म पैटर्न में ही मिलेगी, लेकिन हो सकता है आपके साथ इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिले, हो सकता है बच्चों के अंदर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिले, लेकिन चीजें होंगी उसी पैटर्न से होगी, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस वही है कि भाई हर बच्चों की यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, कि हर बच्चा जो है उसका सीखने का प्रोसेस अलग होता है ना। इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस है, जो बिल्कुल दिखते भी सेम जैसे हैं, पैदा भी सेम ही हुए हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों इकट्ठे पैदा हुए हैं और तो उनका जो इंटरेस्ट है वो भी सेम हो सकता है एक को मूवी देखना पसंद हो सकता है एक को कहानी सुनना पसंद हो सकता है किसी दूसरे को जो है ड्राइंग करना पसंद हो, उनका इंटरेस्ट यहाँ पर अलग हो सकता है, दोनों के अंदर व्यक्तिगत अंतर हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे सेम नहीं होता, इवन ट्विंस भी सेम नहीं होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करता है फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट्स का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझो। जैसे एक छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा, अभी बैठना ही शुरू किया, 6 महीने का है, अभी ये जस्ट बैठना ही शुरू किया, उसके सामने आप कोई टॉय अगर रखोगे तो वो कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि उसने अपना एक हाथ बढ़ाया, उंगली से उसको उठाया और ले लिया, ऐसा नहीं, वो अपने पूरे शरीर को झोंक देता है उसके ऊपर, अपने पूरे ऑल ओवर बॉडी का इस्तेमाल करता है उस चीज को पाने के लिए। तो एक मतलब इंटीग्रेट करता है, वो एकीकरण करने की कोशिश करता है। यहाँ पर पहले लर्न करेगा टू मूव हिज हैंड एंड देन मूव्स, उसके बाद वो पहले वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे सीखता है कि मैं उसको जो पर्टिकुलर टॉय है उसको मैं एक हाथ से भी उठा सकता हूँ या फिर मैं उसको फिंगर से उठा सकता हूँ। तो ऐसे वो चीजों को सीखता है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत है ये, यानी कि आपस में रिलेट करता है। क्या चीजें रिलेट करेगी, जो भी डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट, जितने भी आपके आयाम होते हैं, डोमेन्स होते हैं, वो सभी आपस में रिलेट करते हैं। जो भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट, ये आपस में रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब ये है कि मान लो अगर किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, अगर किसी बच्चे का समाजीकरण अच्छे से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। हो सकता है उस बच्चे की फिर नैतिकता यहाँ पर अफेक्ट कर जाए, नैतिकता अफेक्ट कर रही, हो सकता है बच्चे का संवेगात्मक विकास अच्छे से ना हो। तो जितने भी ये जो डोमेन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो आपकी मैचुरेशन पर डिपेंड करता है। मैं आपको पहले ही बता करके आई हूँ, जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस लर्निंग पर ही आपका जो है डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा मैच्योर इनफ है तो उसकी लर्निंग भी यहाँ पर हो रही है और तो फिर उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। तो एक चाइल्ड को चाहिए, जरूरत है कि मैच्योर हो, अगर वो किसी काम को करना चाहता है तो वो मैच्योर हो इनफ, ताकि वो चीजों को यहाँ पर अच्छे से कैरी कर पाए, ठीक है। इफ ए चाइल्ड इज कीन टू लर्न समथिंग एंड लैक मैच्योरिटी, अगर किसी बच्चे को कुछ सीखना और उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, फिर वो इस चीज को कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैच्योरिटी जो है आपकी कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर देखी जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है, ये जो इक्वेशन है इसको याद रखना, डेवलपमेंट है वो किसका ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है, आपकी हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। बिकॉज डेवलपमेंट जो है इन्हीं दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपकी हेरिडिटी पर, आपको अपने पेरेंट्स से क्या चीजें मिली है उसके ऊपर, आपके जीन्स के ऊपर, और साथ ही आप किस वातावरण में रह रहे हो, आप किस पर्यावरण में रह रहे हो, वो भी आपके डेवलपमेंट का काफी जो है अहम पार्ट होता है, ठीक है। दोनों चीजें हाफ हाफ ही मानी जाती है, 50-50%, लेकिन अगर आपको कहीं पर ज्यादा दे तो एनवायरनमेंट का जो योगदान है वो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा होता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। और साथ ही ये जो इक्वेशन है किसने दी है, ये इक्वेशन दी है वुडवर्थ ने, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये इक्वेशन किसने दी है, विकास क्या है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का एक ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है, एक मल्टीपल होता है, ये इक्वेशन दी है वुडवर्थ ने। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसके अंदर होता है जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो अकर्स एज ए होल होता है, यानी कि बच्चा पहले क्या करेगा, बच्चा जो है पहले फिजिकल डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज एज
पर टाइम एंड साइड बाय साइड द इफेक्ट ह्यूमन पर्सनालिटी लाइक सोशल फिजिकल, यानी कि जो आपका जो डेवलपमेंट है वो टोटल होगा। ऐसा नहीं है किसी बच्चे का सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा, उसका सोशल नहीं होगा, उसका इमोशनल नहीं होगा, उसका मेंटल नहीं होगा। अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है फिर आपके सारे आयाम उसके अंदर आते हैं, सारे एस्पेक्ट्स उसके अंदर आते हैं। अगर आप डेवलप्ड हो रहे हो तो फिर आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा मिलेगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, आपका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, आपका जो है इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, सारी चीजें यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो टोटल डेवलपमेंट होता है, कोई भी चीजें ऐसी छूटती नहीं है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है और इवन केवीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। अब आपको लगेगा बहुत ईजी है ये, बट ऐसे ही क्वेश्चन आए थे केवीएस में। ठीक है, जो केफेलोकोडल सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर डेवलपमेंट जो होती है वो हेड टू टोए चलता है, यानी कि सिर से पैर तक की तरफ जो विकास होता है वो आपका केफेलोकोडल सीक्वेंस होता है। इसको हिंदी में मत लेकर के चलना, वो यही लिखा जाता है, कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा था, कैफेलोकोडल जो भी है ये। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में देख लेना। कैफेलोकोडल अगर बोला जाए तो आपका जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो हेड टू टो होता है, और अगर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस बोला जाए तो फिर जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से आउटर की तरफ होता है, यानी कि केंद्र से बाह्य की ओर, सेंटर पार्ट्स टू पेरिफेरल। ठीक है, केंद्र से बाह्य की तरफ अगर विकास की बात करी जाए तो फिर वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, और कैफेलोकोडल होता है जब आपका हेड टू टो, यहाँ पर आपकी सारी चीजें चलती। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि आप जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले किसी पर्टिकुलर जनरल बिहेवियर को धारण करते हैं, देन बाद में आप किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को धारण करते हैं। इसका एग्जांपल आप उसी से कर लीजिए। मान लो मैं किसी छोटे बच्चे के सामने कोई टॉय रखती हूँ, तो वो पहले तो अपना पूरा शरीर झोंक देगा उसको लेने पे, लेकिन पहले वो जनरलाइजेशन उसने किया, बाद में वो सीख गया कि जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो वो सीख जाएगा, वो अपने सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करके उस टॉय को आराम से अपनी फिंगर की हेल्प से भी उठा लेगा। तो उसने यहाँ पर पहले जनरलाइजेशन किया, उसके बाद उसने कोई एक विशिष्ट व्यवहार दिखाया कि मैं हाथ से ही सारी चीजों को यहाँ पर ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे अपने पूरी शरीर को झोंकने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, डेवलपमेंट चल रहा है जनरल टू स्पेसिफिक। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है बच्चे का उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं, ऐसा बोला जाता है, बट जरूरी नहीं है हमेशा सही हो, भविष्यवाणी का सिद्धांत। बट ये किस बेस पे कहा गया है, ये कहा गया है कि मान लो बच्चे ने कोई चीजें कर रही है और बच्चे का ने अपना कोई इंटरेस्ट दिखा दिया, तो हम ऐसे कह देते हैं अच्छा ये तो ये करता है। अच्छा, मान लो किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी है, अगर उसको ड्राइंग अच्छी आती है तो हम ऐसे नहीं बोल देते इसको तो ड्राइंग अच्छी है तो ड्राइंग का मास्टर बनेगा पक्का, ये तो पक्का पेंटर बनेगा, ये तो पक्का ये बनेगा, ये तो पक्का वो बनेगा। तो हम ऐसे प्रिडिक्ट कर देते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है भी आगे चल के उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में जाग जाए, हो सकता है भाई आगे चल के वो कुछ इंजीनियर वगैरह बन जाए, हो सकता है आगे चल के वो कुछ हिंदी का मास्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं, बट जरूरी नहीं है, उसके इंटरेस्ट और उसके डिसलाइक के बेस पे हम लोग कर देते हैं कि बच्चा क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है, बच्चे को क्या पसंद नहीं है, तो इस चीज पे बेस पे हम लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, हमेशा सही हो। प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत है ये। इसका मतलब ये है कि बच्चा पहले क्या करता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। भाई छोटा बच्चा होता है फीडिंग के लिए, नहाने धोने के लिए, ठीक है, अपने सुसु पोटी के लिए, हर चीज पे अपनी मदर पर जो है डिपेंड करता है, अपनी माँ पर डिपेंड करता है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो अपना जो है वो खुद से खुद का ही नियंत्रण सीख लेते हैं, वो छोटी मोटी चीजें जो अपनी खुद से करना सीख जाते हैं। ठीक है, पैंट खुद से पहन ली, तो ऐसी चीजें वो धीरे धीरे जो है सीख जाते हैं। तो पहले बच्चा आउटर कंट्रोल में होता है, किसी अदर के कंट्रोल में होता है, बाद में धीरे धीरे वो अपने सेल्फ कंट्रोल पर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये कुछ आपके प्रिंसिपल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब कुछ फैक्टर्स है जो इन पे जो है आपके डिपेंड करता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो जो फैक्टर आपका इंटरनल आंतरिक फैक्टर होते हैं, और एक होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बाह्य होता है। मैंने आपको बताया ना, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। हेरिडिटी आपका इंटरनल फैक्टर अनुवांशिकता, और आपका जो एनवायरमेंट है वो आपका बाह्य है, क्योंकि एनवायरमेंट तो आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो आपका बाह्य है, लेकिन जो हेरिडिटी है वो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। तो आप इसको किसी भारी चीज से बदल नहीं सकते ना, वो आपको मिली है तो आपके पास ही रहेगी। जिसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस आती है, इमोशनल फैक्टर आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जबकि बाहरी कारक में आपके न्यूट्रिशन, आप कैसा खान पान ले रहे हो, साथ ही आपकी फैमिली यहाँ पर आ जाती है, आपका परिवार यहाँ पर आ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है। उसके बाद कुछ डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। इसको मोटे तौर पर बता देती हूँ, डेवलपमेंटल टास्क होते क्या है, विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। जैसे इन्फेंसी स्टेज है, फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, फिर लेटर चाइल्डहुड स्टेज है। तो ये जो स्टेजेस है इनके अंदर बच्चे के कुछ कार्य होते हैं। भाई इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 साल की होती है, इसके अंदर बच्चा हॉकी क्रिकेट तो खेल नहीं लेगा। इसके अंदर बच्चे के क्या टास्क हो सकते हैं, इसके अंदर बच्चे के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं,
इसके अंदर बच्चा ज्यादा से ज्यादा रो धो लेगा, ज्यादा से ज्यादा चलना सीख जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक आधे जो है शब्द बोल पाएगा, वर्ड बोलने की कोशिश कर लेगा, और बच्चा क्या कर सकता है। तो जिस भी पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा कोई भी कार्य करता है वो उसका डेवलपमेंटल टास्क होता है, और उसको फेस करने में जो भी उसको चुनौतियां वगैरह आती है वो उसके लिए चैलेंजेस हो जाती है। अब वो चैलेंजेस में कुछ भी हो जाता है, हो सकता है उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो। अगर किसी बच्चे को मैं सामने, कोई छोटा बच्चा है 0 से 2 साल का, और मैं उसके सामने बिल्कुल गूंगी बन के बैठी रहूं, तो क्या वो बोलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। मैं उसके सामने अगर कुछ बोलूंगी नहीं पूरे 2 साल, तो वो कभी नहीं सीखेगा। तो यहाँ पर उसके कुछ टास्क होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं। ऐसे ही जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसके अंदर आप सभी को पता है लैंग्वेज का डेवलपमेंट फास्ट होता है, और वही बात है, ये उसका डेवलपमेंटल टास्क है कि इस टाइम में बच्चा अपना जो है भाषा पे अच्छी पकड़ कर ले। बट अगर मैं उस बच्चे के सामने कुछ बोलूँ ही नहीं, उसको बाहर भी ना भेजूं, उसको किसी के सामने ना लेकर के जाऊं, तो फिर ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिस भी पर्टिकुलर स्टेज में बच्चे के जो भी अवस्था होती है, जो भी कार्य होते हैं, वो उसके डेवलपमेंटल टास्क कहलाए जाते हैं, ठीक है। A developmental task is a task that arises at about a certain period in life. Unsuccessful, अगर आप इस चीज को अचीव नहीं कर पाते हो, मान लीजिए आपने अर्ली चाइल्डहुड के कुछ आपके टास्क थे और आप उसको अचीव नहीं कर पाए, अगर बच्चा उसको अचीव नहीं कर पाया है, फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा आगे, जब अगली स्टेज पर उसको जो टास्क परफॉर्म करने होंगे, जो उसके काम होंगे, उसके अंदर उसे इनएबिलिटी आएगी, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपनी नेक्स्ट स्टेज पे, अपनी जिंदगी की जो भी नेक्स्ट स्टेज है, जो उसका लेटर चाइल्डहुड होएगा, जो उसका एडोलेसेंस पीरियड होगा, उसमें उसको दिक्कत आएगी। तो जिस भी स्टेज के जो भी कार्य होते हैं वो उसके डेवलपमेंटल टास्क के ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, वही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट पे फटाफट से मूव कर जाते हैं। कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कुछ जो है आपके विकास को जो है आपके बाधित कर सकते हैं। भाई आपके कुछ कार्य थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसके अंदर बच्चे को, अगर मेरे सामने गूंगी बन के बैठी रहूं, मैं बच्चे के सामने कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, तो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चुनौतियां भी आती है। अब ये चुनौतियां भाई आपका फिजिकल भी हो सकता है, आपका एनवायरमेंटल भी हो सकता है, आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, अगर मैंने बच्चे को पर्यावरण दिया ही नहीं, मैंने उसको किसी के सामने प्रस्तुत किया ही नहीं, तो वो बोल ही नहीं पाएगा, उसका किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो विकास को यहाँ पर क्या करते हैं, बाधित करते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लो। अब ये एक टॉपिक हो गया आपका, जिसके अंदर आपके डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है, आपका वृद्धि है, जो भी डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें हो गई हैं, और आपके जो डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस है वो हो गए। और अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इन्वॉल्व्स, ह्यूमन ग्रोथ है यहाँ पर, यानी कि मानव की वृद्धि के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। ओनली फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल एंड सोशल ग्रोथ है, एनी क्वांटिटेटिव इंक्रीज है, या फिर ओनली जेनेटिकली डिटरमाइंड ग्रोथ है। तो देखो जहां पर ओनली आ जाए ना, उस चीज को प्लीज इग्नोर करना, ओनली आ जाए तो ग्रोथ की बात हो रही है। तो ग्रोथ की बात हो रही है मतलब क्या हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ तो है, लेकिन एनी क्वांटिटेटिव इंक्रीज, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो कुछ भी क्वांटिटेटिव अगर बढ़ोतरी हो रही है, किसी भी मात्रात्मक बढ़त की, यहाँ पर अगर ह्यूमन बीइंग में बात कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मांगों में किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़त, यानी कि आपका जो ये क्वालिटेटिव नहीं होता, बल्कि कैसा होता है आपका ग्रोथ, वो आपका क्वांटिटेटिव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ क्या क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आई होप आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है, आपने गलत बतानी है, ठीक है। इन मैचुरेशन चेंजेस अकर नेचुरली, जो मैचुरेशन होता है वो कहीं ना कहीं आपका हेरिडिटी से रिलेट करता है, ठीक है, आपका अनुवांशिकता से रिलेट करता है। तो नेचुरली तो होता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से तो होता है, ये तो आप इसको सही मान सकते हो, हमें गलत बताना है। इन मैचुरेशन चेंजेस आर स्पॉन्टेनियस, चेंजेस जो है सहज रूप से भी हो सकते हैं, और इन मैचुरेशन जनरली चेंजेस आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, भाई आपका हेरिडिटी से रिलेट करता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं। मैचुरेशन सोलली डिपेंडेंट और न्यूट्रिशन, ये गलत बात है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपके खान पान पर ही डिपेंड करता है। तो सोलली सिर्फ एक तरीका यही है कि आपके खान पान से आपको मैच्योरिटी आती है। क्या क्या भाई ऐसा होता है कि आपको खाना पान अच्छा मिलता रहे, आपको सिर्फ हरी सब्जियां खिलाई जाए, आपको इससे आप मैच्योर हो जाओगे? ऐसा नहीं है ना। तो आपका यहाँ पर जो फोर्थ है वो गलत है, तो ओनली फोर्थ है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही ऑप्शन है, बिकॉज हमसे गलत पूछा गया, इसलिए गलत जो है आपका पॉइंट ये 4 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड, इसमें से कौन सा जो है बच्चे का एक प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है डेवलपमेंट का। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज हर जेनेटिक मेकअप,
बच्चे का जो विकास है उसके आनुवंशिक बनावट पर डिपेंड करता है। हाँ, थोड़ा सा डिपेंड तो करता है, बिकॉज हेरिडिटी पे भी फर्क पड़ता है ना। बट डेवलपमेंट क्या था, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट था, तो हेरिडिटी पे पड़ता है लेकिन सारा नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, नोट बताना है। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इधर जेनेटिकल मेकअप। दूसरा देखते हैं, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। हाँ ये ठीक है। और डेवलपमेंट चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली भी होता है और डिफरेंट रेट पे भी होता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो उसके जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करता है, नहीं, एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, हमें सही बतानी है। तो ग्रोथ क्या है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या जो ग्रोथ है हमें करेक्ट बताना है, ग्रोथ इज नॉट ए पार्ट ऑफ। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो वृद्धि है क्या वो पार्ट नहीं है, ऐसा तो गलत है भाई। ग्रोथ तो पार्ट होता है उसका, बिकॉज आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या बताया था मैंने, ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन प्लस लर्निंग बताई थी। तो ग्रोथ तो पार्ट है डेवलपमेंट का। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। क्या सिर्फ इसमें फिजिकल और सोशल ही आते हैं, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड फिजिकल, सोशल, पर्सनल, इमोशनल, कॉग्निटिव। ये सही है, इसके अंदर ये सारे फैक्टर्स आते हैं। बट फिर भी फोर्थ पे चलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पर होता है, लेकिन सिर्फ ये बात कर देना कि एनवायरमेंट पे है ये गलत है, और ये बात कर देना कि आपका सिर्फ ग्रोथ पे है ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे एस्पेक्ट जो है आपके आ जाते हैं डेवलपमेंट के अंदर, विकास के अंदर। इन बाय फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक जो आपका विकास है, इन चिल्ड्रन वी मीन, भाई शारीरिक विकास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, चेंजेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर टाइम। उनके शरीर की रचना एवं कार्य में समानुसार परिवर्तन हो रहा है। हाँ ये बात ठीक है। और इंक्रीज इन देयर आईक्यू लेवल नहीं है, इंक्रीज इन देयर बॉडी वेट एंड हाइट नहीं है, इंक्रीज इन देयर बॉडी वेट। देखो बॉडी वेट और हाइट तो है भाई, ऑब्वियसली ये जो है आपका क्वांटिटेटिव होता है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो। बट यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना ये सही है कि क्या चेंज हो रहा है, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। और अगर स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो साथ जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपके फंक्शन भी तो चेंज होंगे ना। तो आपके जो फंक्शन है, यानी कि आप कैसे कार्य करते हैं, आपके समानांतर कार्य में भी यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियरिटी हो रही है। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ क्लास 6th हैंडीकैप्ड चाइल्ड, प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चे के, तो क्लास 6th है, हैंडीकैप्ड चाइल्ड है भाई, यहाँ पर एक विकलांग बालक है, उसको सबसे ज्यादा मदद कौन दे सकता है, खुद सोचो कौन उसको मदद दे सकता है। पेरेंट्स दे सकते हैं उसको मदद, दे तो सकते हैं लेकिन घर में दे सकते हैं, स्कूल में कौन देगा। टीचर्स भी भाई एक हद तक दे सकते हैं, हेडमास्टर तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो क्लासमेट है, क्लासमेट यानी कि जो उसके फ्रेंड्स सर्कल आते हैं, जो उसके साथ पढ़ते बच्चे हैं, वो उसको ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेंगे उसको, उसके क्लासमेट्स करेंगे। ठीक है, वो उसके साथ जो है कहीं भी आए जाएगा, कुछ भी करेगा, उनके साथ अपनी चीजों को शेयर करेगा। तो क्लासमेट जो है, जो भी उसकी कक्षा सहपाठी हैं, वो उसको यहाँ पर काफी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 का जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवर 85% ऑफ ए चाइल्ड कुमुलेटिव ब्रेन डेवलप्स अकर प्रायर टू विच स्टेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका जो है 85% जो मस्तिष्क का विकास है वो कब तक हो जाता है। देखो 80% जो विकास होता है ना, वो जब बच्चा 2 साल का होता है ना तब तक हो जाता है ना। सोचने वाली बात कि बच्चा जब 2 साल का है, 2 साल तक बच्चे का 80% जो उसका माइंड का डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है। और 85 जो है वो कब तक हो जाता है, 5 साल तक हो जाता है, 5 ईयर्स तक हो जाता है 85 ईयर्स, 85%। तो यहाँ पर हमें बात करी गई 85% की ही, तो यहाँ पर इसको आंसर क्या आ जाएगा कि कितनी स्टेज तक, 5 साल तक हो जाता है, यानी 5 साल से पहले पहले 85% जो मस्तिष्क का विकास है वो बच्चे का वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर्स, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। अभी अभी बता करके आई हूँ ऊपर, किसने कहा था ये चीजें, तो ये किसने कहा था, ये चीजें हरलोक मैडम ने कही थी कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोइंग लेयर्स नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक मतलब लेयर्स तक बस आप चढ़ते ही चले जा रहे हो, आपकी बस ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था हरलोक ने। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। अब एक चीज है, जब आप हेरिडिटी को पढ़ते हो, अनुवांशिकता को पढ़ते हो, तो ये क्या होती है आपकी, ये आपकी हमेशा ना तो प्राइमरी ना सेकेंडरी, बल्कि कैसी होती है, स्टेटिक होती है, स्थिर होती है। जो आपकी अनुवांशिकता होती है वो आपको पेरेंट्स से मिली है, वो चेंज नहीं होती, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये आपकी स्टेटिक होती है। जबकि अगर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, अगर आपसे डेवलपमेंट का पूछ लिया जाए, सॉरी एनवायरमेंट का,
अगर आपसे एनवायरमेंट का अगर पूछ लिया जाए, पर्यावरण का अगर पूछ लिया जाए, फिर आप क्या मार्क करेंगे? पर्यावरण आपका डायनेमिक होता है, आपका गतिशील होता है। आप जिस भी एनवायरमेंट में जाओगे आप उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढालने लग जाते हो। आपके एनवायरमेंट का, आप किस पर्टिकुलर आप वातावरण में रह रहे हो, उसका असर पड़ता है आपके ऊपर। मान लो आप किसी ऐसे वातावरण में, आपका फ्रेंड सर्कल, मान लो आप किसी फ्रेंड सर्कल जो है आपका वो बहुत पढ़ाकू टाइप है, तो आपके अंदर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा कि चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि चल छोड़ना कल पढ़ेंगे, चल छोड़ना पेपर तो अभी है ही नहीं, चल बाद में पढ़ेंगे, चल छोड़ना पेपर तो होना ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, तो उस चीज का थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो एनवायरमेंट जो होता है वो आपका गतिशील होता है, उसके अंदर चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो हेडिटी है वो आपकी कैसी होती है? वो आपकी स्टैटिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगा सही। अगर आपसे एनवायरमेंट पूछ लिया जाए तो फिर आप मार्क करेंगे डायनेमिक। ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था। कैपेलोकोडल क्या था आपका? वो था हेड टू टो। लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है? वो आपका सेंटर टू आउटवर्ड होता है, यानी कि आपके मध्य से बाहर की ओर। आपका डेवलपमेंट पहले सेंटर से शुरू होकर के फिर बाहर आउटर की तरफ जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट, तो ये ध्यान में रखना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी है, एकीकरण का सिद्धांत भी है, बट इसको ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है स्पेसिफिक टू जर्नल, बल्कि उल्टा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले बच्चा जनरलाइजेशन करना सीखता है, बाद में फिर वो किसी विशिष्ट व्यवहार को सीखता है। पहले बच्चा किसी जनरल बिहेवियर को सीखेगा, बाद में फिर वो स्पेसिफिक चीजों को सीखेगा। तो यहाँ पर क्या नहीं है प्रिंसिपल? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं बिकॉज ये मैराथन क्लास है, आपको काफी टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पर आपको अच्छी चीजें मिल रही है। इसी बात पर सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। 12 को देखते हैं। द टर्म डेवलपमेंटल टास्क वाज पॉपुलराइज्ड बाय। अगर डेवलपमेंटल टास्क को पढ़ रहे हो तो ये भी पता होना चाहिए किसने दिया था। तो इसको दिया था हैवी ग्रस्ट ने। बिना किसी बात पे आगे बढ़ जाते फटाफट से, बिकॉज इसको हैवी ग्रस्ट ने दिया था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है ये, जिनको आपने थोड़ा सा देख लेना है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क? इनमें से कौन सा एक आपका विकासात्मक कार्य नहीं है, डेवलपमेंटल टास्क नहीं है? मैंने बताया था जिस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा है उस स्टेज के कुछ एक प्रॉपर कुछ कार्य होते हैं जो उसको करने होते हैं, जो उसको सीखने होती चीजें, वो उसके डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें हमें नोट बताना है। ठीक है, कौन सा डेवलपमेंटल टास्क नहीं है? बीइंग लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, या फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी, या फिर डिफरेंशिएशन। कौन सा इसमें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट टास्क? हमें डेवलपमेंटल टास्क का मतलब कौन सा नहीं है वो बताना है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, संरचनाओं व कार्यों को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया, या फिर लिमिटेड होना टू ग्रोइंग लार्जर, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी, या फिर डिफरेंशिएशन करना। तो इसके अंदर जो आपका हो जाता है संरचना व कार्यों को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया है, बड़े होने तक सीमित होना है, या फिर परिपक्वता के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बदलाव की श्रृंखला है। देखो, लिमिटेड होना, ग्रोइंग लार्जर, यानी कि आप सिर्फ जो है यहाँ तक एक लिमिटेड नहीं हो सकते भी, आप सिर्फ लार्ज ही होते जा रहे हो, सिर्फ आप बढ़ते ही जा रहे हो। ठीक है, आप इसको, ये मुझे लगता है कि आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है कि ये कोई डेवलपमेंटल टास्क नहीं है। हाँ, ये होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि आप चीजों को करते हो और चेंजेस भी आते हैं टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी, और डिफरेंशिएशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीइंग लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्ज। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है, ये मुझे लगता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है, जो कि आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which one of the following is not a developmental task for a primary school student? एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है, उसके लिए कौन सा डेवलपमेंटल टास्क नहीं है? लर्निंग टू वॉक, लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, या फिर लर्निंग टू बी इमोशनली स्टेबल। तो देखो, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, वो वॉक करना भी सीखेगा, सेक्स डिफरेंसेस पे भी सीख लेगा, सॉलिड फूड भी लेना सीख लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनली स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है? इसका हिस्सा नहीं है डेवलपमेंटल टास्क का प्राइमरी स्कूल का। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल चैलेंज फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? कौन सा इसमें से डेवलपमेंटल चैलेंज नहीं है प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए? कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लाइफ, या फिर ADHD।
देखो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर कंडक्ट व्यवहार का विकार भी हो जाता है, ऑटिज्म भी देखने को मिलता है, एडीएचडी भी देखने को मिलता है, बच्चे अच्छे से टिक करके नहीं बैठ सकते। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लाइफ ये नहीं हम कह सकते कि किसी भी प्राइमरी बच्चे का एक क्या है डेवलपमेंटल चैलेंज। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है सही है। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के कुछ डोमेन्स होते हैं, बाल विकास के कुछ डोमेन्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, वो जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है वो काफी चीजों को एक्सपीरियंस करता है, और यही क्या है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, जिसको आप प्रिडिक्ट करते हो बेस, आप चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करते हो उसके एज के बेस पे, उसकी कैटेगरीज पे बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेजेस दिए गए हैं जिनको आपने देखना है, और ये स्टेजेस मैं आपको पहले बता करके आ चुकी हूँ। तो इसके अंदर इन्फेंसी और टोडलरहुड आ जाता है। इन्फेंसी या फिर टोडलरहुड भी इसको बोल सकते हो, शैशवावस्था जो कि बर्थ से 2 साल है, अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6, मिडिल चाइल्डहुड है यानी कि मध्य जो बाल्यावस्था है उसको आप 6 से 11 बोल सकते हो, लेटर चाइल्डहुड भी आप इसको बोल सकते हो, एडोलसेंस आपकी 11 से 18 वर्ष हो जाती है। हिंदी में भी आप इसको देख सकते हो, बस मैंने ऐसे नीचे आपको स्टेजेस लगा दिए, आप देख सकते हो। शैशवावस्था बाल्यावस्था जो है जन्म से 2 साल की है, बचपन है उसका, अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6, और आप इसको मध्य ना कह करके आप इसको लेटर चाइल्डहुड बोल सकते हो 6 से 11, और किशोरावस्था 11 से 18 साल। तो यहाँ पे इन्फेंसी टू एडोलसेंस चाइल्ड ग्रो करता है, डेवलप करता है डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको हम 5 मेन ब्रॉड जो डोमेन्स है उसके बारे में हम अच्छे से नीचे डील करेंगे। तो वो उसके अंदर आपके जो डोमेन्स आ जाते हैं बेसिकली इन पे बात करेंगे। ठीक है, इन डोमेन्स पे आपने बात करना है। देखिए डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर डेवलपमेंट का। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट से क्या मतलब होता है भाई, बच्चे का जो ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है, उसके साइज में, उसके वेट में, उसका आकार बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसके सेंसेस यहाँ पर विकसित हो रहे हैं, उसका फिजिकल स्किल यानी कि जो उसका शारीरिक कौशल है वो यहाँ पर इनहेंस हो रहा है। तो फिजिकल की जब बात आती है तो उसका एक जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात आती है जिसको आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसका हाइट बढ़ रहा है, भाई पहले छोटा था बच्चा, फिर बढ़ेगा तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसके हाथ पैर भी बढ़ रहे हैं, सारी चीजें बढ़ रही है उसकी। ठीक है, तो फिजिकल एस्पेक्ट ये हो गया जो उसकी कहीं ना कहीं शारीरिक चीजों से रिलेट करता है, शारीरिक ये विकास का हिस्सा है आपका। फिजिकल डोमेन मतलब शारीरिक विकास का। कोग्निटिव का मतलब है उसके ब्रेन से रिलेटेड है, उसके इंटेलेक्चुअल से, उसकी बुद्धि से रिलेटेड है, उसके मस्तिष्क से रिलेटेड है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है यानी कि उसका जो मानसिक विकास की यहाँ पर बात करी गई है, यानी कि बच्चे का जो है थिंकिंग पैटर्न की यहाँ पर बात करी गई है, बच्चा कैसे सोचेगा, बच्चे के परसेप्शन की बात करी गई है, बच्चा कैसे चीजों को परसीव करेगा। ठीक है, बच्चे की रीजनिंग की बात करी गई है, बच्चा अगर किसी चीज को सोचेगा तो क्या रीजनिंग लगाएगा इसके पीछे। तो दिमागी चीज को हम हमेशा कॉग्निटिव के अंदर काउंट करते हैं। उसके बाद सामाजिक विकास के बारे में, सामाजिक एक डोमेन हो सकता है, आयाम हो सकता है। सामाजिक का मतलब है बच्चा जो है समाज के नियमों को सीखता है, बच्चा जो है इंटरेक्ट करना सीखता है लोगों से। और सामाजिकरण जो है बच्चे का घर से स्टार्ट हो जाता है, उसके घर से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो एक क्रूशियल सामाजिकरण का काम करती है, क्रूशियल सोशलाइजेशन का काम करती है। उसकी जो मम्मा है, जो मदर है, वो उसके लिए मेन होता है सोशलाइजेशन का काम। ठीक है, क्योंकि अगर मम्मी ही बच्चे के साथ अगर इंटरेक्शन करके नहीं चलेगी तो बच्चा दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम सामाजिकरण सीखते हैं सोशल डोमेन के अंदर। इमोशनल के अंदर हम लोग सीखते हैं हम कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस को सीखते हैं। हम लोग कब गुस्सा होते हैं तो क्या कैसे होते हैं, अगर किसी से खुश है तो अपनी खुशी को हम प्रकट करते हैं। ठीक है, हमारे इमोशंस यहाँ पर देखे जाते हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम यहाँ पर देखी जाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम लिसनिंग कर रहे हैं, कैसे हम स्पीच कर रहे हैं, कैसे हम राइट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर आ जाती है। मोरल डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं लिखा है, उसको भी आराम से देख लेना। भाई हम लोग नैतिकता को भी देखते हैं। नैतिकता का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को सही और गलत कहना अगर सीख रहे हैं, आपने कोई चीज देखी, अगर आपको लगता है वो सही है तो अगर आप उसको ये बोल जाए कि भाई ये चीज सही है, और अगर आपको लगता है वो गलत है तो आप ये मान ले कि हाँ भी ये चीज गलत है। तो किसी भी चीज को डिफ्रेंशिएट करना, कोई भी आपके लिए कुछ भी चीज हो रही है तो उसको सही या गलत करके अच्छे तरीके से देख लेना, वो आपकी नैतिकता होती है। ठीक है, कुछ भी अगर समाज में गलत हो रहा है तो आप उसके प्रति अगर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हो या फिर कुछ भी, तो कुछ भी ऐसी आप जब चीजों को जज कर पाते हो राइट एंड रॉन्ग के बीच में, आप तो आपकी नैतिकता होती है। अब हिंदी में ये सारा भौतिक है, आकार और वजन में वृद्धि, इंद्रियों का विकास हो रहा है। संज्ञानात्मक में आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, मस्तिष्क बुद्धि की बात करेगी। सामाजिक में आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हो, ये आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इमोशनल है जो कि भावनात्मक है, जो कि आपका भावनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, आपके अब आपका जो इमोशंस है वो आपके जो भावनाएं हैं वो आप सभी को पता है क्या होती है, पहचान की भावना, आत्मसम्मान को की जो भावना है वो सारी चीजें हैं। भाषा है कि आपको बोलना, लिखना, सुनना, आपके दोस्तों के साथ आपको यहाँ पर जो है कम्युनिकेट करना यहाँ पर आना चाहिए। फिर एक मोरल का मैंने बताया जिसको आप नैतिकता बोल सकते हो। ठीक है, नैतिकता
जिसमें आप रीजनिंग कर सकते हो कि अगर कुछ चीज सही है तो क्यों सही है, कुछ चीज गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। सही और गलत में अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगर कर सकते हो तो वो आपकी नैतिकता हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पर, जब हम लोग फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, मैंने उन चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो हम लोग किसको पढ़ते हैं, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे। कितने स्टेजेस दिए थे, 4 स्टेजेस दिए थे, जिसके अंदर पहला था आपका फॉर्मल नहीं था, आपका वो था सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज थी 0 से 2 वर्ष की थी। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज थी जो कि आपकी 2 से 6 लगा लो या फिर 7 वर्ष लगा लो, 2 से 6 वर्ष। उसके बाद आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष की है, और फिर आपकी फॉर्मल आ जाती है जो कि आपकी एडोलेसेंस वाली है 11+ ईयर की, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशन, इन चारों स्टेजेस को आपने अच्छे से पढ़ना है। इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको प्लेलिस्ट में अच्छे से इस चीज को ऐड किया गया है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कुछ जो मोरालिटी वाली थ्योरी भी पढ़नी है, जो कि आपका मोरालिटी वाली थ्योरी है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ स्टेजेस है आपके बताए गए हैं, कुछ आपके लेवल्स है कोलबर्ग के, ठीक है, वो आपको मैंने वहां पर दिया गया, इनको भी पढ़ना है आपने अच्छे से, राइट एंड रॉन्ग का, ठीक है। उसके अंदर आपको कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, कुछ आपको स्टेजेस दिए गए हैं, वो आपने अच्छे से करना है। वाइगोत्स्की की आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी है, उसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। वाइगोत्स्की के बीच में और उसके बीच में पियाजे के बीच में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है कि ये लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं, ये किसी चीज के बारे में, इनका जो डेवलपमेंट है उनका ऊपर इनका क्या क्या विचार, दोनों के बीच में क्लैश करती है चीजें। तो ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि भाई इन चीजों को अच्छे से कर जाना, इनसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरीज को अच्छे से देख लेना। उसके बाद बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था की बात करते हैं, बिकॉज आप जो है टीजीटी के जो है टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपके जो बच्चे कहीं ना कहीं अर्ली एडोलेसेंस लेवल के बच्चे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको एडोलेसेंस का सब कुछ पता होना चाहिए है। अब अगर एडोलेसेंस की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एडोलेसेंस वर्ड है ये 15th सेंचुरी में आपके सामने आया था, और लैटिन शब्द से लिया गया है अडोलेसेरे, और इसका मतलब है टू ग्रो अप और टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी कि ग्रो अप करना, बढ़ना, या फिर परिपक्वता की तरफ आपका कदम बढ़ना, परिपक्वता में आपको जो है जाना, बढ़ना, ये सारी चीजें इसका मतलब होता है अडोलेसेरे का, जो कि आपका लैटिन शब्द से लिया गया है, 15वीं शताब्दी में आपको आया था। और बात करी जाए अगर एडोलेसेंस जो शब्द है वो किसने दिया था, तो फादर ऑफ एडोलेसेंस जो है वो स्टेनली होल को माना जाता है, स्टेनली होल को, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फादर ऑफ एडोलेसेंस कौन है, स्टेनली होल है। इन्होंने ही इस वर्ड को पॉइंट किया था, इस वर्ड का जन्म इन्होंने किया था, एडोलेसेंस शब्द का, किशोरावस्था का। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवधि भी कहा गया है, और ये जो सेंटेंस है ये भी स्टेनली होल ने ही दिया था। और क्यों दिया था, क्योंकि ये जो अवस्था होती है इसके अंदर बच्चे इतने ज्यादा तनाव में रहते हैं, बच्चे जो है पेरेंट्स की बातें कहीं ना कहीं उनको गलत लगती है, बुरी लगती है, बल्कि जो उसके सगे संबंधी है, जो उसके पीयर्स होते हैं, जो इसके सहपाठी होते हैं, वो उसके लिए जस्ट लाइक गॉड का काम करते हैं, कि जो फ्रेंड सर्कल कह रहा है वो यहाँ पर सब कुछ सही है, वरना सारी जो चीजें यहाँ पर क्या है गलत है। पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल किसी भी तरीके का जो है कंट्रोल पेरेंट्स का इनके ऊपर नहीं होता है इस स्टेज के अंदर। इसलिए इस स्टेज के अंदर चाहिए कि टीचर का भी ये रोल हो जाता है और पेरेंट्स का भी ये रोल हो जाता है कि बच्चे को यहाँ पर अच्छे से हैंडल कर ले, उनके साथ किसी भी तरीके के मारपीट के साथ हैंडल ना किया जाए, बल्कि उनको आराम से समझाया जाए। बिकॉज ये जो अवस्था होती है इसके अंदर बच्चा जो है अपने कंट्रोल में नहीं रहता, बात बात में उसको गुस्सा आता रहता है, अपनी जो मूड स्विंग्स है उसके चलते रहते हैं, ठीक है। इस स्टेज को डे ड्रीमिंग की अवस्था भी बोला जाता है, डे ड्रीमिंग, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसको बोला जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस, संकट पहचान की अवस्था, संकट पहचान की अवस्था भी इसको बोला जाता है। और ये किसने कहा था, ये कहा था एरिक एरिक्सन ने यहाँ पर उसके अपने स्टेजेस दिए थे, कुछ साइकोसोशल के डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस दिए थे, 8 स्टेजेस दिए थे। इसमें उन्होंने बताया था कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक वो कुछ 8 स्टेजेस से गुजरता है। इन 8 स्टेजेस को आपने अच्छे से करना है, इनको छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये स्टेजेस मैंने आपको करवाए हुए हैं, इन स्टेजेस को अच्छे से करना है। एरिक एरिक्सन की यहाँ पर आपको थ्योरी मिल जाएगी, उसको आपने पढ़ना है कि आपके सामाजिकरण के कुछ 8 ये स्टेजेस होते हैं, जिनके अंदर आपको ये एडोलेसेंस वाली स्टेज भी मिल जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस और या फिर रोल कंफ्यूजन, अगर बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी बना ली एक समाज में तो फिर वो बढ़िया चलेगा, लेकिन अगर वो आइडेंटिटी अपनी नहीं बना पाया तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसका रोल क्या है समाज,
ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस रोल कंफ्यूजन है, ये किसने दिया था? ये आपका एरिक एरिक्सन ने दिया था। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देखना है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस मैंने आपको यहाँ लिख करके दे दिया है। संकट पहचान की अवस्था इसको बोला जाता है। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ दैट अकर बिटवीन, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, यानी कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का। भाई ये इन्फेंसी है, ये चाइल्डहुड है, ये अडोलेसेंस है, और ये आपका अडल्टहुड है। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का एक ट्रांजिशनल पीरियड है आपका अडोलेसेंस, ठीक है। इसको आप टीनेज स्टेज भी बोल सकते हो, प्यूबर्टी की स्टेज भी ये होती है, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, इसको टीनेज स्टेज भी बोला जाता है। इसके अंदर आपको प्यूबर्टी भी जो है बच्चों के अंदर आ जाती है, जिसमें अंदर प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर मैच्योर इनफ हो चुके हैं, अब बच्चे जो है रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, ठीक है। बच्चे अब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर स्पर्म वगैरह, ओवम वगैरह यहाँ पर अच्छे से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ, लड़के जो है लड़कियों की तरफ और लड़कियां जो है लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो प्यूबर्टी भी यहाँ पर इस स्टेज के अंदर आ जाती है। प्यूबर्टी को ही एडोलेसेंस नहीं बोलते हैं, बल्कि प्यूबर्टी जो होता है वो एडोलेसेंस का हिस्सा होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी। एडोलेसेंस स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। आप सभी को पता है भाई, प्यूबिक हेयर यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी जेनेटिकल हेयर्स है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। बात की अगर वॉइस की, तो जो लड़कों की वॉइस है वो बहुत ही भारी भारी हैवी वॉइस हो जाती है, और लड़कियों की वॉइस बहुत ही स्वीट और पतली दुबली सी वॉइस हो जाती है, बहुत ही शार्प वॉइस हो जाती है, ठीक है। लड़कियों की अगर वॉइस की बात करें तो यहाँ पर बोन्स का डेवलपमेंट अच्छे से इनके अंदर हो जाता है, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनका यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके अंदर बदलाव हो जाती है। हार्मोनल चेंज बहुत सारे यहाँ पर आते हैं, ग्लैंड्स के अंदर जो है डेवलपमेंट काफी देखने को मिलता है, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर काफी समस्या आ जाती है, उनको पता नहीं चलता उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अंदर जो है काफी चेंज होते रहते हैं। शरीर जो है पूरी तरीके से बदल चुका होता है, बिकॉज वो अभी अडल्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों की ये जो स्टेज होती है उसके अंदर वो काफी अपने आप को थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा वो स्ट्रेस एंड स्ट्रोम में रहते हैं, तूफान और तनाव की अवस्था, इसीलिए इसको बोला जाता है। ये जो बिगिन्स होती है एडोलेसेंस स्टेज, ये अराउंड 10 ईयर्स बिगिन हो जाते हैं और एंड करती है अराउंड 21 ईयर्स। डिपेंड करता है, ये हर बुक में अलग अलग लिखा रहता है, कहीं कहीं पर इसको 11 से 19 लिख देंगे, कहीं कहीं पर इसको 21 लिख देंगे, ठीक है। एडोलेसेंस को हम 3 स्टेजेस में ब्रोक कर सकते हैं, अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस, ठीक है। तो जो पूर्व किशोरावस्था है और मध्यमिक किशोरावस्था और जो है उत्तर किशोरावस्था के अंदर आपको चेंज कर सकते हो इसके अंदर। तो 3 स्टेजेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली एडोलेसेंस स्टेज, यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था, जिसको आप पूर्व किशोरावस्था भी बोल सकते हो। ये जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है और ये 10 से 14 साल के बीच में होती है। इसके अंदर प्यूबर्टी जो है बिगिन होना शुरू हो जाती है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। यौवन यहाँ पर आमतौर पर इस चरण के दौरान हो जाता है। यौवन का मतलब मैंने आपको बताया है ऊपर कि जो है रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर बच्चा फिर रेडी है, रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, बिकॉज उनके जो भी गैमेट्स वगैरह है, जो भी उनके जो ओवम है, लड़कियों में ओवम एंड लड़कों में जो स्पर्म वगैरह वो यहाँ पर विकसित होना शुरू हो जाता है। Pupil in this stage become aware of their rapidly changes bodies and start to worry about their physical appearance। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो शरीर में बदलाव हो रहा है, इस वजह से वो यहाँ पर अपने जो उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब लड़कियां अगर आप कंसिडर करके चलो तो अपनी सुंदरता के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाती है। उनको लगता है कि मुझे बस अट्रैक्टिव दिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस सुंदर सुंदर सा दिखना है। तो ये समस्या इस स्टेज के अंदर आने लग जाती है, अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा काम करने लग जाती है, स्पेशली लड़कियां, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। रिलेशनशिप विद द क्लोज फ्रेंड्स टेक प्रेसिडेंस ओवर फैमिली रिलेशनशिप। मैंने आपको वही बताया ना कि फैमिली से कटाव शुरू हो जाता है इस अवस्था के अंदर, फैमिली गलत लगने लगती है यहाँ पर बच्चों को। जो भी टीन वगैरह होते हैं, जो भी एडोलेसेंट होते हैं, उनको परिवार से कोई मतलब नहीं होता। उनको ये लगता है कि परिवार जो कह रहा है वो उनको बस एक कमरे में बंद करने के लिए बोल रहा है, बल्कि परिवार जब उस टाइम पे अच्छा होता है, जबकि वो क्या मानते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स है, जिनके साथ वो दिन रात रहते हैं, वो उनके लिए भगवान का रूप होते हैं, वो उनके लिए प्रेसिडेंस ले लेते हैं, यानी कि परिवार से पहले वाला रोल ले लेते हैं, परिवार से पहले आते हैं इनके लिए जो दोस्त होते हैं, ठीक है। तो रिश्तों पर हावी हो जाते हैं दोस्त इस स्टेज के अंदर, एडोलेसेंस स्टेज के अंदर। मिडिल एडोलेसेंस की अगर बात करें तो मिडिल एडोलेसेंस होती है वो सेकंड स्टेज होती है, बीच की अवस्था होती है, और ये 15 से 17 साल की होती है। प्यूबर्टी यहाँ पर पास हो चुकी है, प्यूबर्टी तो आकर के यहाँ पर जा चुकी है। टीन्स इस स्टेज में जो है कंसर्न होते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, एंड में फील दैट द अदर नोटिस, और ये हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे उनकी फिजिकल अपीयरेंस को नोटिस कर रहे हैं। वो मतलब इस चीज पे ये देखना, पहली में तो वो करते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा बस चिंता होने लग जाती है, लेकिन इसमें वो ये सोचते हैं कि जो दूसरे हैं उन सामने वाले उनको देख रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि ये कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो उनको अपीयरेंस पे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होने लग जाती है, अपीयरेंस के लिए वो काफी यहाँ पर टेंस होने शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद लेटर एडोलेसेंस स्टेज है, देर से यानी कि उत्तर किशोरावस्था भी आप इसको बोल सकते हो, हिंदी में इनके बतेरे नाम होते हैं, उत्तर किशोरावस्था भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको देर से किशोरावस्था दिख रहा है। लेट एडोलेसेंस आपका थर्ड एंड फाइनल स्टेज होता है, इट अकर्स फ्रॉम द एजेस 18 थ्रू अबाउट 21, 18 से 21 साल के बीच में, ठीक है, ये आपकी अंतिम अवस्था है। ये यहाँ पर क्या होती है, आर नॉट कंसर्न अबाउट देयर बॉडीज, देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी इज क्लियर। यहाँ पर इन लोगों को ये नहीं होता है, मतलब इस स्टेज में जो आपकी मिडिल एडोलेसेंस है वहां तक वो चीजें होती है कि आपको कैसा दिखना है, यहाँ पर वो अभी इस बात से कंसर्न नहीं है। यहाँ पर उनकी जो भी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, जो भी उनकी यौन पहचान है, वो पूरी तरीके से क्लियर है उनके लिए, पूरी तरीके से उनको सारी चीजें यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर अब बिल्कुल ही वो अडल्ट होने के कगार पर है, 18 से 21 साल। नीड्स की बात करें तो क्या क्या नीड्स होती हैं, अब इस स्टेज के अंदर उनको पता है भाई परिवार से तो बिल्कुल कटाव रखते हैं, इसलिए उनको किस चीज की जरूरत होती है, फ्रीडम की। वो चाहते हैं उनके ऊपर रोक टोक ना लगाई जाए, बल्कि पेरेंट्स चाहते हैं इस स्टेज पे बस हम रोक टोक लगा कर कैसे करके अपने बच्चे को कंट्रोल में कर ले, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, हम पे कंट्रोल नहीं करो, हमें खुला छोड़ दो, हमें आजादी दो। सेल्फ डिपेंडेंस उनको चाहिए होता है, भाई हमें हमारे ऊपर हमको जो है अपनी जिंदगी के फैसले हमें खुद करने दो, तुम रहने दो, ठीक है। तो वो जो है सेल्फ डिपेंडेंस चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सपोर्ट एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, टीचर एंड क्लासमेट्स, यहाँ पर उनको बहुत जरूरत होती है, उनको सपोर्ट मिले, जबकि बच्चे चाहते नहीं है उनको कोई सपोर्ट दे, उनको एक अच्छे डायरेक्शन की जरूरत होती है, बिकॉज इस टाइम में बच्चा बहुत ज्यादा भटक भी सकता है, क्योंकि इस टाइम में जो बच्चे होते हैं वो अपने पीयर्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर संगति काफी मैटर करती है, अगर आपका बच्चा किसी ऐसे संगति में है जो अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे को काफी अफेक्ट करेगा, ठीक है। जितने भी बाल अपराध वाले कार्य वो इसी स्टेज में देखने को मिलेंगे, जिसमें टीचर के भी यहाँ पर जो है, टीचर का काम ये नहीं है कि आए और पढ़ा करके चले गए, टीचर का भी काम बन जाता है कि बच्चे के ऊपर ध्यान रखे, क्लासमेट्स का भी काम बन जाता है कि बच्चों को एक अच्छी तरीके से सपोर्ट की यहाँ पर नीड की जरूरत होती है। चैलेंजेस है जो यहाँ पर बच्चे को फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस में बच्चे का क्या फेस करने, जो चुनौतियां हैं उनके अंदर, सोशल बिहेवियर, समाज में व्यवहार बच्चे के लिए एक चुनौती होता है। इमोशनल कंडक्ट, यहाँ पर बच्चा बिल्कुल भी इमोशनली स्टेबल नहीं होता है, बच्चे के अंदर उथल पुथल चल रहा होता है, कभी एक टाइम में वो खुश हो जाता है, कभी एक टाइम में फिर उसको गुस्सा आ जाता है, उसको नहीं पता होता है वो कर क्या रहा है, बिकॉज उसके अंदर काफी हार्मोनल चेंजेस चलते रहते हैं। तो इमोशनल को लेकर के काफी चैलेंजेस है। इंटरेक्शन विद फैमिली एंड पीयर्स, बच्चा जो है अपने परिवार और अपने पीयर्स के साथ यहाँ पर एक तरीके से बैलेंस बना करके नहीं चल पाता है, बिकॉज फैमिली तो बिल्कुल उसको गलत लगती है, पीयर उसको सही लगते हैं, जबकि फैमिली ये कहेगी नहीं बेटा ऐसे करो, वो कहेगा नहीं मेरे तो पीयर्स जो है, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वही सही है, आप लोग नहीं सही हो। तो वो कटाव यहाँ पर एक तरीके से कोशिश करने लग जाता है अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली। उसके बाद है सोशलाइजेशन एजेंसीज, आपका एक टॉपिक है, सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है समाजीकरण। तो जो समाजीकरण है वो क्या होता है भाई, आप जो है सोसाइटी में, जिस भी समाज में आप रह रहे हो, उस समाज का आप हिस्सा हो, तो उस समाज के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, आपको उस चीज को मानना पड़ता है, आपको चाहिए उस चीज को मानना, तभी आपका एक अच्छा समाजीकरण होगा। एक बात बताओ, अगर आप पैदा हुए हो और आप पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स इसको आपको जो है इस खाली कमरे में छोड़ दे और इस दरवाजे को कर दे बंद और आपको कभी किसी से मिलने ही ना दे, तो क्या आप किसी भी रूप में आपका डेवलपमेंट हो सकता है? जब तक आप अपने घर से, आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने आस पड़ोस में नहीं घुलेंगे मिलेंगे, आप अपने पीयर्स के साथ अपने रिश्ते नहीं बनाएंगे, आप अपना फ्रेंड सर्कल नहीं बनाएंगे, आप स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो सोशलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बंद कमरे में यहाँ पर बंद कर दिया जाए और आपका सोशलाइजेशन हो जाएगा। सोशलाइजेशन आपका घर से ही शुरू होता है, फैमिली जो होती है आपका क्रूशियल सोशलाइजेशन का पार्ट प्ले करती है। फैमिली जो होता है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, मेन सोशलाइजेशन होता है, मुख्य समाजीकरण यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मेन चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द यंगर जनरेशन, हम यहाँ पर जो भी यंगर जनरेशन है वो लर्न करते हैं भाई, हमारे जो, देखो हम समाज में रह रहे हैं, जब आप बच्चे थे तो आप अपने पेरेंट्स को देखते थे, आप अपने एल्डर्स को देखते थे, तब आप क्या सोचते थे कि अच्छा बड़े होकर के हमें भी यही काम करना है, बड़े होकर के हमें भी ऐसे ही जो है अपनी फैमिली हम स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे ही अपने रोल प्ले करेंगे जैसे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। और आप अभी भी आपके पेरेंट्स आप अपना एक रोल प्ले कर रहे होंगे, तो आपने भी तो अपने लिए कुछ तो सोचा होगा भाई, जब हमारी फैमिली होगी तो हम भी ऐसे अपने बच्चों की केयर करेंगे। तो जब तक आप समाजीकरण होंगे नहीं, आपको ये चीज पता नहीं चलेगी समाज के अंदर क्या चल रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, वो सारी चीजें आपकी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। और ये चीजें आप तभी सीखेंगे जब आप समाजीकरण का हिस्सा होंगे। तो समाजीकरण आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, कुछ डेफिनेशंस है जो आपने यहाँ पर देख लेनी है। एल्काइंड और वीनर कहते हैं कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे चिल्ड्रन जो है एक्वायर करते हैं सोशल जजमेंट को, सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर नेसेसरी हो जाता है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनने के लिए यहाँ पर समाजीकरण होना बहुत जरूरी है।
ग्रीन कहते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो चाइल्ड है वो रिक्वायर करता है कल्चरल कंटेंट को, जिसके साथ उसके सेल्फहुड, उसकी पर्सनालिटी आ जाती है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिनको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो 2 लेवल पर ऑपरेट करती है। कैसे ऑपरेट करती है? 2 लेवल पर। जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो 2 लेवल पर ऑपरेट करती है। एक विद इन द इन्फेंट्स, यानी कि जो शिशु है, जो बच्चा है, उसके खुद से, विच इज कॉल्ड द इंटरनलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड द अदर फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि बच्चा खुद से चीजों को करता है, ठीक है, शिशु के भीतर, जिसे आंतरिकरण कहा जाता है। तो एक ये चीजें है। उसके बाद कुछ फीचर्स होते हैं सोशलाइजेशन के, जैसे बेसिक डिसिप्लिन को आप इनकलकेट करते हो। भाई बेसिक डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? आप कोई भी अनुशासन तभी तो सीखेंगे जब आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे। तो एक बुनियादी अनुशासन इसका फीचर हो सकता है सोशलाइजेशन का कि आपको बिहेव करना आना चाहिए। आप समाज में कैसे बिहेव करोगे, कैसे अपने आप को वहां पर बिल्ड करोगे, कैसे वहां पर अपना जो है स्थायित्व बनाओगे। हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, जो भी मानव व्यवहार है उसको कंट्रोल में हम नियंत्रित ऐसे कर सकते हैं जब हम सोशलाइजेशन का हिस्सा होंगे। और सोशलाइजेशन रैपिड कब होता है? देयर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। जितनी भी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन होती है उनके अंदर जितनी मानवता होगी उतना ही आपका जो सामाजिकरण है वो यहाँ पर रैपिड हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है सामाजिकरण आपका। क्या ऐसा कभी हो सकता है आपका सामाजिकरण ना हो? आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे कहीं भी जा रहे हो, आपका सामाजिकरण होता है। आप नए नए लोगों से मिलते हो, उनकी चीजों को सीखते हो। अगर आप अपने स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में जाते हो तो भी आप दूसरे स्टेट का कल्चर सीख रहे हो, ये भी आपका सोशलाइजेशन है, ये भी आपका सामाजिकरण है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो क्रूशियल सोशलाइजेशन कब होता है? जो बिल्कुल ही मुख्य जो सामाजिकरण है वो कब होता है? तो क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ठीक है, तो जो आपका एडोलेसेंस पीरियड है, जो आपका चाइल्डहुड पीरियड है, यहाँ पर आपको मेन सोशलाइजेशन होता है। जब आप लोगों के साथ घुलते मिलते हो, अपने घर परिवार से बाहर निकलते हो, स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह में जाते हो, तो ये आपका मेन होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करेंगे। इसके अंदर जो पहला है आपका वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसको आप प्राथमिक सामाजिकरण बोलते हो। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है माध्यमिक सामाजिकरण, अडल्ट है, एंटीसिपेटरी है, री सोशलाइजेशन है, और आपका जेंडर सोशलाइजेशन है। इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर बात करूं प्राइमरी सोशलाइजेशन की, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो इन्फेंट्स है प्राइमरी एंड अर्लियर ईयर ऑफ लाइफ, यानी कि परिवार के अंदर ये आपकी सारी चीजें आती है। परिवार और आपके दोस्त, बच्चे की जिंदगी के जो पूर्व ईयर्स होते हैं, जो शुरुआती ईयर्स आप इसको बोल सकते हैं, पूर्व नहीं, शुरुआती जो साल होते हैं बच्चे की जिंदगी के, वो उसके प्राइमरी सोशलाइजेशन होते हैं। जब बच्चा अपने घर से ही चीजों को सीखता है, जब बच्चा अपनी माँ के साथ इन्वॉल्व होता है, अपने फादर के साथ होता है, अपने कजिन के साथ होता है, अपने दादा दादी के साथ होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ इन्वॉल्व होता है, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ यहाँ पर बच्चा चीजें सीखता है, रहना खाना पीना सीखता है, तो वो किसका हिस्सा होता है? वो आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा होता है, यानी कि जो मुख्य समाजीकरण है उसका हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसके अंदर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आ जाते हैं। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसको आप द्वितीयक या फिर माध्यमिक सामाजिकरण भी बोल सकते हो, गौण भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हिंदी में इसके काफी नाम है। द्वितीयक बोल सकते हो, गौण सोशलाइजेशन, माध्यमिक सामाजिकरण इसको बोल सकते हो। ये आपका घर से बाहर होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना तब होता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपका आस पड़ोस, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, अपने पीयर्स से मिलते हो, तो ये आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, यानी कि आप घर से बाहर निकल चुके हो, तो जो भी घर से बाहर आपका सामाजिकरण हो रहा है वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। ये एक बात हुई। उसके बाद आता है अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन यानी कि वयस्क सामाजिकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्टर्स है, एंटर्स रोल फॉर एग्जांपल बिकमिंग एन एम्प्लॉय, यानी कि आप ये सीखते हो आप फ्यूचर में जो है आपको, जैसे आप अपने पेरेंट्स को सीखते हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तो आप उस चीज को सीखते हो भी, आपको भी ऐसे ऐसे करना है, आपको कोई एम्प्लॉय बनना है, आपकी शादी हो जाएगी, आप किसी के हस्बैंड बनेंगे, किसी की वाइफ बनेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जो आपको यहाँ पर नहीं प्रिपेयर किया जाता, उस चीज के लिए आप ये अडल्ट सोशलाइजेशन है, यानी कि आप जो अपने अडल्ट के टाइम पे जब आपके जो भी रूल होंगे, आप जो है कमाने जाएंगे, आप अर्निंग करेंगे, आप जो है कुछ भी करेंगे, आपकी शादी वगैरह होगी, शादी ब्याह होगा, जो भी चीजें है वो आपके अडल्ट सोशलाइजेशन में आता है, यानी कि आप तब आपके क्या काम होंगे एज ए अडल्ट। ठीक है, तब आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो सारा इसके अंदर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसको आप प्रत्याशित समाजीकरण भी बोल सकते हो। और एंटीसिपेटरी जो वर्ड है वो किसने दिया था? रॉबर्ट के मर्टन ने दिया था। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पर्सन है वो अपने फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर होता है। ठीक है, फ्यूचर रोल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने कुछ काम करना है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो उस चीज के लिए प्रिपरेशन आप अभी से ही सीख रहे हो। वही जैसे आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आप अभी से ही कुछ ऐसे कौशल सीखेंगे, आप अभी से ही बच्चों को, जैसे मान लो आपको मान लो इंटरव्यू अगर हो जाए आपका, ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए, तो आप इंटरव्यू के लिए जो भी कौशल की रिक्वायरमेंट होगी, आप कैसे पढ़ाएंगे, वहां पर आप पहले से ही घर पे अपनी तैयारियां करने लग जाएंगे।
फुल ड्रेस रिहर्सल करने लग जाएंगे कि अच्छा मुझे ऐसे ऐसे जाना है, मुझे ऐसे लुक के साथ जाना है। तो आप अपने फ्यूचर रोल के लिए यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। नए बिहेवियर्स, नए नए मानदंडों को, नए नए कौशलों को, नए नए वैल्यूज को यहाँ पर अपने अंदर लेके आ रहे हो अपने फ्यूचर रोल के लिए। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मान लो कोई डॉक्टर है जिसने डॉक्टर की डिग्री ले ली। अब ये थोड़ी ना डायरेक्ट ही वो अपना कोई सर्जन बन जाएगा, उससे पहले वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है। उससे पहले वो काफी पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करता है कि भाई उसको काटना पीटना आना चाहिए है, और जिस चीज का उसने ऑपरेशन करना है वो चीज कहाँ पर होती है, एग्जैक्ट में कहाँ काटूं, एग्जैक्ट में कौन सी नर्व में देखूं, या जो भी चीजें होती है, तो वो चीज वो पहले से प्रैक्टिस करता है। तो वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है कि वो जिस बाद में जो फ्यूचर रोल उसने करना है वो अभी उस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी जो स्किल है वो अभी है उस चीज के अक्वायर करने लग रहा है। उसके बाद है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका एक सोशलाइजेशन ऑलरेडी है, आपका सामाजिकरण पहले से है, लेकिन आप फिर से पुनः सामाजिकरण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? मान लो भाई आप चोरी वगैरह करते थे, चोरी चोर चलो करते तो नहीं होगे, मान लो कोई चोर था, ठीक है, और वो क्या, उसको पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसकी अच्छे से पिटाई विटाई कर दी, अच्छे से उसको धो दिया। तो पिटाई करने के बाद उसको होश आया कि भाई ये तो गलत बात होती है, चलो मैं तो सुधरूंगा, ठीक है, जैसे मैं जेल से बाहर निकलूंगा मैं तो सुधरूंगा, मैं अच्छी चीजें करूंगा, मैं चोरी वोरी नहीं करूंगा। तो उसने अपना जो पुराना बिहेवियर है उसको त्याग दिया, चोरी वाला जो बिहेवियर उसको त्याग दिया, फॉर्मल बिहेवियर को उसने डिस्कार्ड कर दिया, और उसने अच्छा जीवन जीने की कोशिश करने लगी। एक पार्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लाइफ है उसकी जिंदगी का, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को एक नई तरीके से जीना की कोशिश करेगा। जैसे ही वो जेल से निकलेगा वो क्या करेगा, अपने आप का पुनः समाजीकरण कर लेगा, अब वो अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छी अच्छी चीजें करेगा, ठीक है। तो ये रीसोशलाइजेशन का हिस्सा होती है। उसके बाद है जेंडर सोशलाइजेशन। ये तो आप नाम से देख सकते हो, जेंडर का मतलब क्या होता है कि मतलब जो लड़के हैं वो लड़कों की तरह रहना सीखे, लड़कियां जो है वो लड़कियों की तरह रहना सीखे, ये आपका इसके अंदर आता है जेंडर सोशलाइजेशन की तरफ। उसके बाद आपके एजेंट्स आ जाते हैं। एजेंट्स के आपके जो है क्वेश्चन जो है केवीएस में भी पता है कैसे क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। आपसे ये पूछे जा रहा था कि जो फैमिली है वो कौन सा एजेंट है। आप बताओ, आप खुद ही बता सकते हो, बताओ कौन सा एजेंट है? प्राइमरी है ना भाई, फैमिली क्या है आपका, प्राइमरी एजेंट है, सेकेंडरी में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो एजेंट्स क्या है आपके, एक तो होती है एक्टिव एजेंसी, एक होती है पैसिव एजेंसी। एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। जिसके अंदर एक्टिव में आपकी फैमिली आ जाती है, ठीक है, आपका फैमिली फ्रेंड्स आ जाते हैं, जबकि जो पैसिव है उसके अंदर आपके ये सारी चीजें आ जाती हैं, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, लाइब्रेरी, बुक्स, मैगजीन, सारी चीजें आपकी आपकी फैमिली एंड जो फ्रेंड्स है वो आपके सिर्फ एक्टिव में आते हैं। बाकी अदर चीजें जो कुछ भी है वो आपकी किसके अंदर आ जाती है, वो आपकी पैसिव के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात करें तो जो आपकी फैमिली है वो आपका किस में आता है, वो आपका प्राइमरी के अंदर आ जाता है, प्राइमरी एजेंसी के अंदर। ये एक्टिव वाइज बताई थी मैंने, एजेंसी वाइज। और अगर प्राइमरी एजेंसी की बात करें तो आपका फैमिली प्राइमरी के अंदर आता है, और बाकी ये जो कुछ भी चीजें आपका आस पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, पीयर्स, रिलीजन, ये आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। और वही अगर बात करें मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, लाइब्रेरी, ये सब किसके अंदर आती है, ये आपका तृतीय सामाजिकरण यानी कि टर्शरी सोशलाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। आपसे केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ स्कूल जो है कौन सी एजेंसी, तो स्कूल कौन सी है, सेकेंडरी एजेंसी है। आपसे केवीएस में पूछा गया था फैमिली कौन सी एजेंसी है, तो फैमिली कौन सी आपकी प्राइमरी एजेंसी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे कुछ ऊपर से उठ के नहीं आएंगे क्वेश्चन, यहीं से ही बनेंगे, और कहाँ से बनेंगे नए नए क्वेश्चन। इसके अंदर प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका कौन सा होता है, ये आपका इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दौरान ही होता है, जब आप अपने घर में हो तब आपका क्रूशियल सोशलाइजेशन यहाँ पर होता है। आपकी मदर का यहाँ पर बहुत अहम रोल होता है। अगर आपसे पूछे कोई प्राइमरी सोशलाइजेशन में किसका अहम रोल है, तो आप बताएंगे मम्मी का, ठीक है, मदर का बहुत अहम रोल है। तो ये इन्फेंसी और चाइल्डहुड के टाइम पे होता है। ये जो सोशलाइज का फेस होता है वो विद इन फैमिली होता है, मदर स्पेशली, मतलब कौन, मदर, क्योंकि बच्चा किसके साथ इन्वॉल्व, मदर के साथ ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो विद इन फैमिली जो आपका सोशलाइजेशन होता है वो आपका प्राइमरी होता है। इस फेज में इन्फेंट्स जो होता है वो लर्न करता है लैंग्वेज को, सर्टेन बेसिक सोशलाइजेशन बिहेवियर का, फॉर्म्स ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी इन विच ही लिव्स, यानी कि बच्चा इस चीज में ये सीखता है कि वो कैसे समाज में रह रहा है, उसको कैसे उठना बैठना है, थोड़ी बहुत चीजें वो यहाँ पर सीख लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जनरली अपनी मम्मी से दूर नहीं जाते, मम्मी की गोद में रहना पसंद करते हैं। अगर पापा भी कहीं एक बार ले ले तो फिर बच्चे थोड़ा सा रोने लग जाते हैं। तो अगर बच्चा जो है यही चीज है कि उसको सोशलाइजेशन का, कि अगर वो धीरे धीरे सबके पास जाना सीखता है इस चीज में प्राइमरी में, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, उसका परिवार आता है बेसिकली, जो परिवार है उसका, जिसके अंदर सब लोग इंक्लूड होते हैं, मदर फादर एवरीथिंग, तो वो इसका क्या प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। सेकेंडरी होता है जब इन्फेंट जो है अपने चाइल्डहुड फेज से पास कर जाता है और मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, तो उसका सेकेंडरी होता है। तो ये जो भी आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है इसके सब सेकेंडरी होते हैं, जिसको आप द्वितीयक या फिर गौण या फिर माध्यमिक सोशलाइजेशन बोलते हैं, वो काफी नाम, ठीक है, द्वितीयक, गौण या फिर माध्यमिक।
तो इसके अंदर आपका स्कूल आ जाता है, आपके पीयर्स आ जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस आ जाते हैं, रिलीजन धर्म आ जाता है, आपका आस पड़ोस आ जाता है, आपके इंस्टीट्यूट संस्थान वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन थ्रू दीज डिफरेंट एजेंसीज। तो ये जो भी आपका जो है अपनी सारी चीजें बच्चे यहाँ से कैच करता है और चीजों को यहाँ पर बच्चा करता है। तो ये पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आप कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। एक टॉपिक और है आपका एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, इसका मतलब ये क्या है कि भाई बच्चा जो है स्कूल में तो पढ़ ही रहा है, लेकिन घर पे भी तो पढ़ना है ना, घर पे भी तो पेरेंट्स का एक अहम रोल है। और ये चीज कब निकल के आई? कोविड के टाइम पे। कोविड आपने देखा था, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे, तो भाई अब टीचर तो घर पे उठ के आएंगे नहीं। तो यहाँ पे बताया गया था, इस चीज में एक गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी करी गई थी कि पेरेंट्स अपने बच्चे की कंटिन्यूटी कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। बिकॉज हम घर पे बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ सकते, चलो खाओ पियो टीवी देखो रेस्ट करो सो, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। पता नहीं कितने दिन कोविड चलेगा, 2-3 साल के लिए यहाँ पे चीजें ठप होकर के बैठी थी। तो यहाँ पे पेरेंट्स को एक तरीके से गाइडलाइंस जारी करी गई थी, साथ ही टीचर्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया था कि आप ऐसे ऐसे बच्चों को इंश्योर कर सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों को धीरे धीरे अगर थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छे से हैंडल करके पढ़ाएंगे, तो बच्चों की कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे बनी रह सकती है। ये थी आपकी एंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, जिसको मैंने आपको बता रखा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कुछ सोशलाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। Dash refers to the learning that children undergo when they enter social institutions such as school. कौन सा है जब बच्चे जो है, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते हैं, स्कूल में प्रवेश कर गए बच्चे। तो मैचुरेशन है, पैसिव है, प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में तो क्या आते हैं? प्राइमरी में तो आपका फैमिली आता है। स्कूल किस में आता है? स्कूल आपका सेकेंडरी में आता है। तो ये द्वितीयक समाजीकरण का हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। What do you mean by secondary socialization? आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ, अगर दिख रहा है तो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख, चलो इतना कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन? सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक द्वितीयक गौण सामाजिकरण क्या होता है? इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन द सोशल कंडक्ट फ्रॉम इट्स पीयर्स। या उस बच्चे को संदर्भित, पढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से सामाजिक आचरण में महत्वपूर्ण सबक सीखता है। हाँ, पीयर्स तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मल बिहेवियर। नहीं, फॉर्मल बिहेवियर को डिस्कार्ड करना और नए को एक्वायर करना आपका रीसोशलाइजेशन होता है। इट रेफर्स टू द सोशलाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स तो कब होता है? आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा होता है, अर्लीस्ट ईयर ऑफ लाइफ, मैंने आपको भी ऊपर बताया ना, प्राइमरी होता है वो तो। और इट रेफर्स टू द प्रोसेस फॉर विच मेंस कल्चर ग्रुप की बात नहीं है। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जब हम अपने पीयर्स के थ्रू चीजों को यहाँ पर सीखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डैश और डैश थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। डैश और डैश आपका क्या है? सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। तो भी सेकेंडरी की बात करी गई, फैमिली को नहीं इंक्लूड करेंगे। फैमिली प्राइमरी होती है, फैमिली प्राइमरी होती है, फैमिली प्राइमरी होती है। तो स्कूल और मीडिया, स्कूल और मीडिया आपका क्या हो गया? सेकेंडरी सोशलाइजेशन का यहाँ पर हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। In which of the following type of socialization focus is more on developing social skills pertaining to the culture and one's stage of development? इन विच टाइप ऑफ सोशल, कौन से सोशलाइजेशन में जो फोकस है वो कहाँ पर है? आपका डेवलप करने पे है। क्या सोशल स्किल्स को आप डेवलप कर रहे हो, सामाजिक कौशल है उनको डेवलप कर रहे हो। और जब सामाजिक कौशल डेवलप हो रहा है, आपका कल्चर यहाँ पर चीजें आपकी जो है एनहांस हो रही है, तो फिर ये किसके अंदर आता है? आपका डेवलपमेंट सोशलाइजेशन का हिस्सा हो जाता है। यानी कि आपके सामाजिकरण विकास का हिस्सा हो रही है। जब आप सोशली चीजों को सीख रहे हो, सोशल स्किल्स को आप सीख रहे हो, फिर ये विकासात्मक सामाजिकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड? बच्चे के सामाजिकरण का पर्पज क्या है? आखिर करते क्यों है हम सोशलाइजेशन? तो इंक्लूड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट के लिए। क्या हम सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर जो है सोशलाइजेशन करते हैं, या फिर टू डेवलप द चाइल्ड्स एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, बिलीफ को, या फिर नॉर्म्स एंड सोशल ग्रुप? हाँ, ये सही है कि हम लोग क्या करते हैं, समाज के जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी मानदंड होते हैं, जो भी सोशल ग्रुप के रूल्स वगैरह होते हैं, उन चीजों को यहाँ पर हम सीखने के लिए अपना सोशलाइजेशन करते हैं। तो एक सामाजिक समूह के मानदंडों को विकसित करने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। हमें पता होना चाहिए हमें सोशलाइजेशन कैसे करना है, हम लोग हमें अपनी सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। 13 क्वेश्चन है, occurs within the family dash occurs within the family when children first learn their individual identity, acquire language and develop initial cognitive skills। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है विद इन द फैमिली, परिवार के अंदर, विद इन द फैमिली। तो जब विद इन द फैमिली आप सोशलाइजेशन कर रहे हो, तो फिर वो क्या होता है? फैमिली के अंदर तो आप प्राइमरी सोशलाइजेशन करते हो ना, तो आपका जो प्राथमिक समाजीकरण है, जो मुख्य समाजीकरण है, वो आपका आपकी फैमिली के अंदर होता है, जिसके अंदर मदर आपका मेन रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फैमिली प्ले डैश रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, वही वाली बात है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि फैमिली को कैसा प्ले करती है, तो फैमिली कैसा प्ले करती है, मुख्य, ठीक है, प्राथमिक, प्राइमरी सोशलाइजेशन का यहाँ पर पार्ट होती है फैमिली। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इज डैश इज अ प्रोसेस बाय विच समवन इज कॉन्शियसली सोशलाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑक्यूपेशन। आपने फ्यूचर ऑक्यूपेशन के लिए चीजें कर रहे हो, आप पोजिशन के लिए सोशल रिलेशनशिप बना रहे हो, आप अपने फ्यूचर के काम के लिए। तो फ्यूचर के काम के लिए आप कब कर रहे थे, आप एंटीसिपेटरी में कर रहे थे ना, जब मैंने आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया था कि आप फ्यूचर के लिए जो भी रूल्स, जो भी कौशल वगैरह वो आप सीख रहे हो, तो फिर आपका ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है अबाउट सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के बारे में, सामाजिकरण के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सोशलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फंक्शनिंग एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। समाज के एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये सोसाइटी के फंक्शन करने के लिए, उसके कॉन्टिन्यूएशन के लिए। कौन सा सही बताना है हमें। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग रूल्स हैबिट्स वैल्यूज, ये ऊपर वाला भी ठीक था, ये भी ठीक लग रहा है कि वैल्यूज को हम लर्न करने, हैबिट्स को, जो भी ग्रुप्स होते हैं, पर्सन बिलोंग्स वेदर इट इज अ फैमिली फ्रेंड्स, ये भी ठीक लग रहा है। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर्स द पासिंग ऑफ कल्चर, कल्चर को भी हम पास करते हैं, ठीक है। तो भी ये तीनों ही सही है, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा कि सामाजिकरण क्या होता है, जब हम लोग सोसाइटी को प्रॉपर रूप से हम लोग फंक्शन कराते हैं, उस सोसाइटी के अंदर जो भी चीजें वो कॉन्टिन्यूस में चलती रहती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं देन आपकी तैयारी यहाँ पर सही है, आप चीजों को यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो इतने ही थे मेरे पास आज के टाइम में। आज पूरा 1 यूनिट का मैराथन क्लास मैंने ली है, यहाँ पे हो सकता है काफी लंबी हो गई हो, बट यहाँ पर आपको काफी हेल्पफुल चीजें आपको मिली होगी। वीडियो पसंद आई है, आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। अगर फटाफट से सभी के साथ शेयर कर दो, जितने ग्रुप्स हैं आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप्स है फटाफट से वहाँ पर शेयर कर दो, बिकॉज 5 डेज 5 मैराथन यहाँ पर होगी। उसके बाद हम लोग ईवीएस एंड रोड सेफ्टी को भी यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आपके लिए सारी चीजें ईजी हो जाए। 50% मार्क्स की यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें प्रिपरेशन में करा रही हूँ। आई होप आपको यहाँ पर चीजें पसंद आ रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मैराथन के साथ। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।